चलो अब हम बात करते हैं नोडल टिश्यू के बारे में। नोडल टिश्यू में क्या पढ़ना है हम लोग को, तुम लोग को लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि हार्ट के वॉल में जो मस्कुलर लेयर्स है उसमें जो कार्डियक मसल फाइबर है उसमें से कुछ कार्डियक मसल फाइबर जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना सके और उसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के मदद से जो है मायोजेनिक हार्ट वो बीट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो नोडल टिश्यू है वो क्या है हम लोग का साइनोएट्रियल नोड है, एवी नोड है। एवी नोड को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोल सकते हैं, शॉर्ट में एवीएन बोलते हैं। ठीक है, एवी बंडल है और बंडल ऑफ फिश इसी को बोलते हैं और लास्ट वाला है परकिंजी फाइबर। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे नोड को देखते हैं डिटेल में। देखो सबसे पहले याद रखना कि जो एसे नोड है, एसे नोड जो है इन्हें हम नोड ऑफ कीथ एंड फ्लैग बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एसे नोड को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। देखो एसे नोड के अलावा बाकी जितने भी नोड्स है तुम्हारे जो हो गए एसे नोड के अलावा जो एवी नोड है, बंडल ऑफ फिश है, परकिंजी फाइबर है ना, तो एसे नोड के अलावा भी क्या है बाकी सारे नोड है ये भी अपने इम्पल्स बना सकते हैं। एसे नोड जो है इन्हें हम पेस मेकर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एसे नोड का इम्पल्स जनरेट करने का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। अगर एसे नोड काम कर रहा है तो एसे नोड जो है अगर वो काम कर रहा है यानी अगर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना रहा है तो याद रखना वो हार्ट को पर मिनट 70 से 80 के हिसाब से क्या करवाएगा, बीट करवाएगा। यानी एक मिनट में जो हमारे ह्यूमन हार्ट है वो 70 से 80 बार यानी 70 to 80 बार क्या करेंगे, वो बीट करेंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब याद रखना बाकी भी नोड है, बाकी नोड जो है याद रखना जो बंडल ऑफ फिश है, एवी नोड है और परकिंजी फाइबर ये भी अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना सकते हैं। तो फिर हम एसे नोड को ही केवल पेसमेकर ऑफ हार्ट क्यों बोले, वो इसलिए क्योंकि एसे नोड का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने का जो रेट है वो सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होता है। और एसे नोड कहता है कि जब तक हम इम्पल्स बना रहे हैं तब तक बाकी सभी नोड इम्पल्स नहीं बना सकते हैं। हम क्या बोले, ध्यान से सुनो, जब तक एसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा है हार्ट के अंदर, मायोजेनिक हार्ट के अंदर, तब तक बाकी सभी नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं बनाता है। इससे पहले कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाए उससे पहले एसे नोड अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना के उन्हें दे देता है कि तुम मेरे सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करो, तुम मेरे सिग्नल को आगे पास ऑन करो। आर भाषा में क्लियर हुई बात। एसे नोड जो है याद रखना उससे पहले बाकी सभी नोड जो है वो भी तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना ही सकता है, लेकिन इससे पहले कि बाकी सभी नोड अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाए उससे पहले एसे नोड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना करके उन्हें दे देता है। किसको, एवी नोड को दे देता है कि तुम मेरे सिग्नल को आगे पास ऑन करो, तुमको इम्पल्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं। तो जब तक मैं काम कर रहा हूँ हार्ट के अंदर में तब तक बाकी सभी नोड को इम्पल्स के लिए चिंता करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना एसे नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। ठीक है, जब तक एसे नोड काम कर रहा है तब तक जो हमारे हार्ट है याद रखना वो पर मिनट एक मिनट में 70 to 80 टाइम्स के हिसाब से बीट करेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे याद रखना इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एसे नोड का लोकेशंस क्या है। देखो सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। एसे नोड जो है याद रखना ये एक मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर है। कैसा है ये, एक मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर है, ये तो हम लोग को मालूम ही है। ठीक है ना, ये कहाँ पे है, देखो लिखा हुआ है लोकेटेड इन द राइट एट्रियम। ये कहाँ पे, देखो यहाँ पे लोकेशन दिखाया गया, ये रहा तुम्हारे एसे नोड। एसे नोड कहाँ पे है, राइट एट्रियम के राइट की तरफ। इधर अगर मान लो हम ऐसे खड़े हैं तो इधर क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। तो देखो इधर राइट की तरफ है, राइट एट्रियम के राइट अपर ऊपर की तरफ और कोना में कॉर्नर में, तो हम क्या बोल सकते हैं, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में एसे नोड का लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि लोकेटेड इन द राइट एट्रियम जस्ट एट द एंट्री ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। और हम ये भी बोल सकते हैं जहाँ पे राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा खुल रहा है, जस्ट वहीं पे जहाँ पे राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा खुल रहा है, ओपन हो रहा है, जस्ट वहीं पे क्या है, एसे नोड का लोकेशन है। ये भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि हार्ट को ये कितना रेट के हिसाब से बीट करा रहा है, 70 to 80 पर मिनट्स के हिसाब से बीट करा रहा है। ठीक है, इट इज कॉल्ड, देखो लिखा हुआ है पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं बिकॉज इट्स रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द इम्पल्स इज मैक्सिमम, है ना, क्योंकि एसे नोड का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे मैक्सिमम है। और यही डिसाइड करता है एसे नोड कि जो हार्ट है वो किस रेट से बीट करेगा। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एसे नोड है उन्हें हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स है, लिखा हुआ है एवरी नोड कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एंड इम्पल्स और वाई ओनली वी सेड एसी नोड इज कॉल्ड एज पेसमेकर। देखो मैंने अभी बताया था ना कि एसी नोड के अलावा भी बाकी सभी नोड जो है वो अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना सकते हैं, लेकिन फिर हम एसी नोड को ही केवल पेसमेकर ऑफ हार्ट क्यों बोले? वो इसलिए क्योंकि देखो लिखा हुआ है रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एसी नोड का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने का जो रेट है ना, बाकी सभी नोड से क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए हार्ट में जो एसी नोड है वही डिसाइड करेगा कि हार्ट को किस रेट से बीट कराना है, ठीक है ना। इसीलिए एसी नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट नोड का बात करते हैं, इसका नाम है एबी नोड। देखो एवी नोड जो है याद रखना, ये भी क्या है, मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर है, मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर जितने भी है, एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फेज, एवी बंडल, परकिंजी फाइबर, ये सब का सब क्या है हम लोग का, सब का सब मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर है। यानी हार्ट के वॉल के जो मस्कुलर वाले लेयर्स है ना, उसमें जो कार्डियक मसल फाइबर है उसमें से ही क्या है, कार्डियक मसल फाइबर मॉडिफाई होकर नोडल टिश्यू को बनाते हैं, बस यही याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। देखो यहाँ पे राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट की तरफ है ना, ये अगर राइट की तरफ है तो क्या है, लेफ्ट की तरफ है। ऐसे अगर हम खड़े हुए हैं तो इस तरफ क्या हो गया मेरा, लेफ्ट हो गया, इस तरफ क्या हो गया, राइट हो गया, तो ये लेफ्ट की तरफ है, ठीक है ना। तो ये लोकेटेड कहाँ है, याद रखना राइट एट्रियम में ही लोकेटेड है, लेकिन यहाँ कहाँ पे है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर में है, ठीक है। राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर प्रेजेंट हम लोग का कौन, एवी नोड, ठीक है। इट्स रेट ऑफ डिस्चार्ज इम्पल्स इज 50 to 60 पर मिनट। अब याद रखना अगर ये एवी नोड काम कर रहा है तो ये पर मिनट, 1 मिनट में जो हार्ट बीट करेगा इस एवी नोड के कारण, एवी नोड के कारण मैं बोल रहा हूँ, एवी नोड के कारण अगर ये एवी नोड अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया है, तो एवी नोड के कारण पर मिनट जो हार्ट बीट करेगा यानी जो हार्ट धड़केगा वो कितना होगा, 50 to 60 टाइम्स, 50 से 60 बार जो है वो 1 मिनट में जो हार्ट है वो बीट करेगा, इसके हिसाब से वो हार्ट बीट कर रहा है। मतलब बोल सकते हैं एवी नोड का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने का जो रेट है वो एसी नोड से थोड़ा कम है ना, एसी नोड का ज़्यादा था इसीलिए वो पेसमेकर था, ठीक है। इसीलिए इसको देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिजर्व पेसमेकर, ठीक है। तो एसी नोड को नहीं, एवी नोड को, एवी नोड को हम लोग बोलते हैं रिजर्व पेसमेकर। रिजर्व का मतलब क्या होता है, बाई चांस मान लो एसी नोड काम करना बंद कर दिया, ठीक है, एसी नोड की तरफ से जो सिग्नल आ रहा था एवी नोड को कि भाई तुम मेरे सिग्नल को आगे पास ऑन करो, अब एसी नोड की तरफ से कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा है एवी नोड को, यानी एसी नोड जो है वो फेल हो गया किसी कारण से, मान लो एसी नोड काम करना बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं कि भाई इंसान मर जाएगा, इंसान का डेथ हो जाएगा। तो अब याद रखना एसी नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं बना रहा है, क्योंकि हमको पता है एसी नोड के अलावा भी बाकी सभी नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना सकते हैं। तो एवी नोड क्या करेगा, अब एसी नोड का फंक्शन ले लेगा, समझ में आ रहा है। तो अब जो इलेक्ट्रिक हार्ट बीट करेगा वो एसी नोड के कारण नहीं बल्कि एवी नोड के कारण मतलब बीट करेगा, ठीक है। तो एसी नोड अगर मान लो किसी भी कारण से काम करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, सिग्नल भेजना बंद कर दिया, तो एवी नोड जो है वो अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएगा और हार्ट को बीट करवाएगा, ठीक है। और कितने के हिसाब से, पर मिनट 50 to 60 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं कई बार कि जो एवी नोड है वो क्या है, रिजर्व है, रिजर्व में रखा हुआ है कि बाई चांस अगर एसी नोड में कोई दिक्कत आता है तो एवी नोड से क्या होगा, हार्ट का फंक्शन चलेगा, हार्ट बीट करेगा। क्लियर बात समझ में। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसी नोड के अलावा जो बाकी सभी नोड है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है ये रिजर्व पेसमेकर है, बिकॉज व्हेन एसी नोड फेल इट टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ एसी नोड, क्योंकि अगर एसी नोड फेल हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो उसका फंक्शन कौन ले लेगा, एवी नोड ले लेगा, ठीक है। अच्छा देखो लिखा हुआ है रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कार्डियक इम्पल्स ऑफ एवी नोड इज लेस देन ऑफ एसी नोड। वही बात मैंने अभी बताया कि एवी नोड का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने का जो रेट है वो एसी नोड से कम है, ठीक है। सो एवी नोड जो याद रखना, नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एसी नोड। चूंकि होता क्या है कि बाकी एसी नोड के अलावा भी जो नोड है, एवी नोड, बंडल ऑफ फेज, इनका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने का जो रेट है वो एसी नोड से कम है, इसीलिए जिसका कम है हार्ट के अंदर में वो क्या करेगा, उसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा जिसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने का रेट ज्यादा है। तो एसी नोड का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने का रेट ज्यादा है, इसीलिए बाकी सभी जितने भी नोड हैं उनको एसी नोड के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो आएगा मतलब इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी सिग्नल आएगा उसको उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, एसी नोड के हिसाब से चलना पड़ेगा सभी को, क्योंकि एसी नोड अभी काम कर रहा है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एवी नोड में ही बात कर रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये रिजर्व पेसमेकर है, ठीक है। वाई इट इज कॉल्ड एज रिजर्व पेसमेकर, बिकॉज जब एसी नोड फेल हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो याद रखना तो भी हार्ट बीट करता रहेगा, ऐसा नहीं कि इंसान मर जाएगा, लेकिन अब जो हार्ट बीट करेगा वो एवी नोड के थ्रू बीट करेगा, ठीक है। एसी नोड को याद रखना स्टॉप कर दे सेंडिंग सिग्नल तो एवी नोड इट टेक्स इट्स फंक्शन, मैंने अभी बताया एसी नोड अगर सिग्नल भेजना बंद कर दिया एवी नोड को, तो एवी नोड के पास तो सिग्नल अब एसी नोड की तरफ से आ ही नहीं रहा है, तो एवी नोड क्या करेगा, एवी नोड क्या करेगा, लिखा हुआ देखो, ये खुद का इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाएगा और हार्ट को बीट कराएगा, है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं रिजर्व पेसमेकर, ठीक है, और इंसान मरेगा नहीं, ठीक है। तो याद रखना ये रिजर्व पेसमेकर है। अच्छा, एवी नोड जो है याद रखना पेस सेटर भी है, पेस सेटर, पेस को सेट करने वाला, ठीक है, रिदम को सेट करने वाला, मतलब एसे नोड जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना रहा है, एवी नोड उन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आगे भेजेगा, आगे पहुंचा रहा है, कहां तक, एसी नोड के बाद कौन है, एवी नोड है ना, एवी नोड के बाद क्या है, बंडल ऑफ हीस है, तो बंडल ऑफ हीस और एसी नोड के बीच में इंटरमीडिएट कौन है, एवी नोड है ना, तो एवी नोड क्या करेगा, एसी नोड के द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या कार्डियक इंपल्स को लेकर के कहां पहुंचाएगा, इसको एवी बंडल तक पहुंचाएगा, एवी बंडल तक सिग्नल को क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, पास ऑन करेगा। समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये पेस को सेट कर रहा है, रिदम को सेट कर रहा है, कौन, एवी नोड, एवी बंडल, ठीक है ना। तो एवी नोड जो है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एवी नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस सेटर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेस सेटर, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंपल्स दैट इज कमिंग फ्रॉम द एसी नोड, एसी नोड की तरफ से जो इंपल्स आ रहा है एवी नोड को, एवी नोड उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे बंडल ऑफ हिस तक पहुंचा रहा है, आगे तक, आगे क्या कर रहा है, ये सेंड करवा रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि AC node that impulse is forwarded by the AV node is setting the pace or rhythm, so AV node is also called as pace setter of heart। आगे समझ में, पेसमेकर ऑफ हार्ट कौन है, AC नोड है, ठीक है। रिजर्व पेसमेकर कौन है, AV नोड है। रिजर्व पेसमेकर क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर AC नोड काम करना बंद कर दिया तो अब जो हार्ट बीट करेगा वो किसके कारण करेगा, एवी नोड के कारण करेगा, इसलिए कैसा हो गया, रिजर्व पेसमेकर हो गया। पेस सेटर किसको बोल रहे हैं, पेस सेटर जो है याद रखना वो एवी नोड ही है, एवी नोड ही क्या है, पेस सेटर है। क्यों है पेस सेटर, क्योंकि एसी नोड के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाया गया है और वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एसी नोड के द्वारा बनाया गया है वो कहाँ जा रहा है, वो एवी नोड के पास आ रहा है। तो एवी नोड के द्वारा जो एसी नोड के द्वारा एवी नोड जो एसी नोड के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिसीव किया है, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ये आगे बंडल ऑफ हिस तक पहुंचा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेस सेटर ऑफ हार्ट बोलेंगे, रिदम को सेट करने वाला। चलो आगे बात करें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, एवी नोड को हम लोग क्या बोल देते हैं, नोड ऑफ तवारा भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेस सेटर ऑफ हार्ट बिकॉज इट पासेस द इंपल्स फ्रॉम द एसी नोड टू बंडल ऑफ हिस, ये इंपल्स को एसी नोड से बंडल ऑफ हिस तक पहुंचा रहा है। एसी नोड के द्वारा बनाया गया जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और एसी नोड की तरफ से जो सिग्नल एवी नोड को मिल रहा है, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कौन, ये एवी नोड आगे बंडल ऑफ हिस तक पहुंचा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेस सेटर बोल रहे हैं। पेस सेटर, पेस को आगे सेट कर रहा है, रिदम को आगे सेट कर रहा है, ठीक है ना। एसी नोड जो है वो एवी नोड से कनेक्टेड है, एसी नोड जो है वो एवी नोड से कनेक्टेड है बाय 3 इंटरनोडल ट्रैक्ट। याद रखना है एसी नोड और एवी नोड के बीच में क्या है, एक पाथवे है, एक ट्रैक्ट है कनेक्शन से, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, देखो लिखा हुआ है क्या, इंटरनोडल ट्रैक्ट। एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट है, मिडिल इंटरनोडल ट्रैक्ट है और पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट है, ठीक है। ये ट्रैक्ट आपको याद रखना है एसी नोड एवी नोड के बीच में है, ठीक है ना, क्योंकि इंपल्स जब ट्रेवल करेगा एसी नोड से एवी नोड तक, इसके बीच में कोई ट्रैक तो होना चाहिए ना, कोई पाथवे तो होना चाहिए जिसके थ्रू ये एवी नोड तक पहुंचेगा। तो एसी नोड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया वो इंटरनोडल ट्रैक्ट के थ्रू एवी नोड तक पहुंचता है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे बात कर सकते हैं, एवी नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस सेटर ऑफ हार्ट बिकॉज द इम्पल्स जनरेटेड बाय द एसी नोड, पेस सेटर ऑफ हार्ट बिकॉज द इम्पल्स जनरेटेड बाय द एसी नोड दैट इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड बाय द एवी नोड फर्दर टू बंडल ऑफ एसी, मैंने बता दिया अभी, ठीक है। एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, जिसका नाम है क्या, एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस। देखो ये क्या है, हमको पता है एसी नोड के बाद क्या है, एसी नोड के बाद एवी नोड है, एवी नोड के बाद क्या है, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस है, एवी बंडल है। तो हमको पता है कि एसी नोड और एवी नोड के बीच में इंटरनोडल ट्रैक्ट है। अब एवी नोड के बाद
क्या आने वाला है, एवी नोड के बाद आने वाला है एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस। तो याद रखना है ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है, एवी बंडल है यानी बंडल ऑफ हिस है, वो एवी नोड से आगे की तरफ कंटिन्यू होता है, आगे कंटिन्यू होगा और एवी नोड से आगे कंटिन्यू होगा और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप में आएगा और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप में आने के बाद ये डिवाइड कर जाएगा राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। आठ बात समझ में, राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, यानी एवी बंडल जो है वो एवी नोड से कंटिन्यू होता है आगे की तरफ और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप में आने के बाद वो इस तरह से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये ऐसे ब्रांचिंग बना रहा है राइट बंडल ब्रांच में। राइट बंडल ब्रांच होगा वो राइट वेंट्रिकल के वॉल में चला जाएगा और जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल में चला जाएगा, जो मसल्स वाला लेड होगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में है। तो एवी बंडल जो है वो आगे कंटिन्यू हो रहा है एवी नोड से और ये पास होकर के, देखो लिखा हुआ है पास थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब क्या हो गया, जो एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में है, समझ में आ रहा है ना, एट्रियो वेंट्रिकल बीच में है, पास होगा तभी तो क्या होगा वो वेंट्रिकल के इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप में आएगा, क्योंकि इसका हमको सप्लाई कहाँ देना है, वेंट्रिकल में भी तो सप्लाई करना है ना, क्योंकि एट्रिया का जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो वेंट्रिकल का भी तो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए ना। तो यहाँ तक ना ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को इस तरह से ये पास करेगा और पास करने के बाद कहाँ पे आ रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप में आता है। ठीक है, उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप में आने के बाद देखो ये डिवाइड कर जाएगा राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। जैसा कि मैंने बताया, जो राइट बंडल ब्रांच होगा देखो ये कहाँ जा रहा है, ये राइट वेंट्रिकल के वॉल में चला जाएगा और जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होगा देखो ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल में चला जाएगा, जो मसल्स वाला लेयर होगा वॉल में, है ना, उसमें चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया इस तरह से। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या एवी बंडल, जिन्हें हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, ये किसका बना हुआ है, ये एक मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर का बना हुआ है। ठीक है ना, इट अराइज फ्रॉम द एवी नोड, ये एवी नोड से अराइज कर रहा है और ये डिवाइड कर रहा है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में, है ना, ये तुम लोग पता ही है, अभी लोग देख चुके हैं। और ये क्या कर रहा है, इट इज कैपेबल ऑफ जनरेट कार्डियक इंपल्स, यानी इनके पास भी अपना खुद का कैपेबिलिटी है, यानी एवी बंडल का भी, एवी बंडल या जो बंडल ऑफ हिस है इनके पास भी अपना कैपेबिलिटी होता है, ये भी अपना इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना सकता है। ठीक है ना, अगर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना रहा है, जो हार्ट है वो पर मिनट 30 से 40 बीट्स क्या करेगा, धड़केगा। आठ बात समझ में। तो इसका मतलब बोल सकता है कि जो बंडल ऑफ हिस है, अगर ये काम कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना रहा है, तो एक मिनट में जो हार्ट है वो 30 से 40 के हिसाब से जो दिल है वो बीट करेगा या धड़केगा। ठीक है, आठ बात समझ में। तो बंडल ऑफ हिस कैन ऑल्सो जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इंपल्स इफ एसे नोड, अगर मान लो एसे नोड फेल हो गया, एवी नोड फेल हो गया, तो यहाँ याद रखना तो भी हार्ट क्या होगा, कंटिन्यू बीट करेगा। बट याद रखना यहाँ पे जो हार्ट बीट करेगा वो पर मिनट 30 से 40 के हिसाब से बीट करेगा। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगा आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाने का। ठीक है, देखो परकिंजी फाइबर जो है ये भी मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर है। ठीक है, याद ये रखना है ये हमारे बर्ड्स और मैमल्स में मिल रहा है, बिकॉज याद रखना बिकॉज ये बहुत थिक है, ये बहुत मोटा है, चौड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करेगा वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा। आ रहा है समझ में ना। तो याद रखना यहाँ पे जो इंपल्स ट्रैवल कर रहा है देखो बहुत क्विकली 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो इंपल्स है वो इस परकिंजी फाइबर के अंदर में ट्रैवल कर रहा है। आठ बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इंपल्स एट द रेट ऑफ 25 बीट्स पर मिनट। अगर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स अपना बना रहा है तो एक मिनट में जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, वो 25 के हिसाब से बीट करेगा। ठीक है, तो हमको पता है कि परकिंजी फाइबर जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हार्ट के वेंट्रिकल के मस्कुलर वॉल में है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो बात करते हैं हम लोग हार्ट बीट के बारे में। देखो हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, देखो हार्ट बीट, दिल धड़कना। देखो होता क्या है कि जब हार्ट एक बार बीट किया, एक बार, ठीक है, हार्ट जब एक बार बीट कर रहा है तो हार्ट के बीटिंग में क्या है, दो चीज़ें हैं। इस हार्ट बीट में क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्शन है, वन हार्ट बीट में 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन। 1 कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है 1 सिस्टोल, मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड क्या, सिस्टोल ऑफ हार्ट। हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, डायस्टोल। तो एक बार जब हार्ट बीट कर रहा है उसमें 1 कॉन्ट्रैक्शन है यानी 1 सिस्टोल है एंड 1 रिलैक्सेशन है यानी 1 डायस्टोल है। यही क्या है, हार्ट बीट है। तो जब हार्ट बीट कर रहा है ना
तो हार्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना, हार्ट बीट किया तो उसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो कॉन्ट्रैक्शन मेनली किसका, वेंट्रिकल का, क्योंकि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड तो वेंट्रिकल में आएगा, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड निकल करके बॉडी की तरफ जाएगा। ठीक है, टोटल 5 लीटर ब्लड है, वही सेम ब्लड वापस फिर हार्ट में भी आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो 5 लीटर ब्लड है वही ब्लड बार बार बॉडी टिश्यूज में, हार्ट में सर्कुलेट कर रहा है। आ रहा बात समझ में, क्लियर है। तो यही क्या है हम लोग का हार्ट बीट है। तो हार्ट बीट का मतलब क्या हो गया, 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, मतलब वो हार्ट बीट है। ठीक है, अब आता है क्या, हार्ट रेट क्या है सर। हार्ट रेट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में, पर मिनट में हार्ट जितना बार धड़क रहा है, 1 मिनट में जो ह्यूमन हार्ट है जितना बार वो बीट कर रहा है, जितना बार हार्ट धड़क रहा है 1 मिनट में, वो क्या है, वो है हमारे हार्ट रेट। तुम्हारा हार्ट मान लो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा है, 72 बार बीट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, तुम्हारा हार्ट रेट हो गया। तो जो हार्ट रेट है वो याद रखो, वो पर मिनट के हिसाब से है। ठीक है, तो 1 मिनट में जो ह्यूमन हार्ट बीट कर रहा है, जितना बार बीट कर रहा है, वही हार्ट रेट होता है। ठीक है, और बात में, लेकिन याद रखना जो हार्ट रेट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी में 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट कर रहा है, किसी में हार्ट बीट जो है मान लो वो कितना हो रहा है, 74 टाइम्स बीट कर रहा है, किसी में 80 टाइम्स बीट कर रहा है। तो ये एक रेंज याद रखना है हम लोगों को कि एक एवरेज जो है हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे जो ह्यूमन हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार बीट करता है, 72 टाइम्स बीट करता है। लेकिन याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 72 टाइम्स बीट कर रहा है तो हमारा हार्ट जो है, याद रखना 72 टाइम्स बीट कर रहा है तो नॉर्मल ही है। लेकिन अगर मान लो किसी का 1 मिनट में 80 बार यानी 80 बार धड़क रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो एबनॉर्मल है। तो 1 मिनट में ह्यूमन हार्ट 70 से लेकर के 80 बार बीट कर सकता है। ये एक रेंज है, मतलब 72 टू 80 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट कर सकता है। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, वही जो है हार्ट बीट का बात की हम लोग। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया अभी। ठीक है, हार्ट रेट मालूम है लोग, हार्ट रेट जो है वो 1 मिनट में जितना बार हार्ट जो है वो बीट कर रहा है वो हार्ट रेट है ना। पर मिनट के हिसाब से बात करेंगे तो 72 बार एवरेज है, लेकिन वो रेंजेस क्या हो सकता है, 72 टू 80 हो सकता है, मतलब 72 से लेकर 80 के बीच में हम लोग का हार्ट रेट रहता है पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle per beat. It is the volume of blood pumped by each ventricle per beat. हार्ट जो एक बार बीट कर रहा है, एक बार बीट किया है ना, उसमें वेंट्रिकल के द्वारा कितना ब्लड पंप किया गया, 70 ml ब्लड। हार्ट जो एक बार बीट किया उसमें से जो सिस्टोल है वेंट्रिकल का, यानी 70 ml ऑफ ब्लड इज पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट बाय द हार्ट। ठीक है ना, वो क्या हो गया हम लोग का स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है याद रखना, जो एथलीट्स लोग हैं, जो एथलीट्स हैं उनमें ये स्ट्रोक वैल्यू हायर हो सकता है। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है याद रखना, इसमें हम लोग एक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक वेंट्रिकल इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अगर बात करें लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल होता है उसको मेनली हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। एक्चुअली जब हार्ट एक बार बीट कर रहा है तो हम लोग एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो तो कहीं ना कहीं वो ब्लड को कहाँ भेज रहा है, वेंट्रिकल में। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बार जब हार्ट बीट कर रहा है तो एक वेंट्रिकल के द्वारा कितना ब्लड पंप हो रहा है बॉडी की तरफ, है ना। तो राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा है। राइट वेंट्रिकल जो है वो 70 ml ऑफ ब्लड निकाल रहा है, उसी तरह से लेफ्ट वाला वेंट्रिकल जो है वो 70 ml ऑफ ब्लड को पंप कर रहा है। इसमें हम मेनली कंसिडर करते हैं लेफ्ट वाले वेंट्रिकल को, क्योंकि लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से जब लेफ्ट वाला वेंट्रिकल जब पंप करता है ब्लड को, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब लेफ्ट वाले वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है तो ब्लड जो है वो हार्ट से निकल के एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी को जाता है। आ रहा बात समझ में, कहने का मतलब समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब स्ट्रोक वॉल्यूम हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग ईच वेंट्रिकल का बात कर रहे हैं, मेनली लेफ्ट वाले वेंट्रिकल का बात कर रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट वाले वेंट्रिकल जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम का जो वैल्यू कितना हो गया, 70 ml, 70 ml। ठीक है, ये जिस समझ में आया। अच्छा, जो ट्रेन्ड एथलीट्स हैं जिन्हें प्रॉपर इंड्योरेंस एक्टिविटी का ट्रेनिंग दिया गया है
उनमें जो कार्डियक बात करेंगे, उनमें जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम वो चेंज आएगा, उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। मतलब बोल सकते हैं जिन्हें इंड्योरेंस एक्टिविटी यानी जैसे कि डांसिंग, स्विमिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड हिल्स, प्लेइंग टेनिस एंड बास्केटबॉल, ये सब क्या है, इंड्योरेंस एक्टिविटी है। तो जो इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। यानी जो ट्रेंड एथलीट्स है जिनको इस तरह के इंड्योरेंस एक्टिविटी का ट्रेनिंग दिया गया है, उनमें याद रखना जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया गया है ईच वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल द्वारा पर मिनट में, एक मिनट में बात हो रही है यहाँ पे, समझ में आ रहा ना। वो जो स्ट्रोक वॉल्यूम था वो क्या था, पर बीट के हिसाब से था वो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पर मिनट के हिसाब से है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब देखो हार्ट बीट किया एक बार, वंस हार्ट बीट किया एक बार, तो एक वेंट्रिकल जो है वो पंप कितना किया, 70 ml ऑफ ब्लड पंप किया। हार्ट जब एक बार बीट कर रहा है उसमें जो वेंट्रिकल पंप किया कितना, 70 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, एक बीट में, समझ में आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर अगर एक मिनट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर मिनट का बात किया है, जो हमारे कार्डियक आउटपुट है वो एक मिनट के हिसाब से बात कर रहा है। क्लियर है। तो जब हम एक मिनट के हिसाब से कैलकुलेशंस करेंगे तो याद रखना जो हार्ट है वो कितना बार धड़कता है, 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हमारे जो हार्ट है वो 72 बार धड़कता है, 72 बार बीट करता है। तो एक मिनट के हिसाब से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml। हार्ट जब एक बार बीट किया उसमें जो ईच वेंट्रिकल है वो कितना किया, 70 ml ऑफ ब्लड को पंप किया था, 70 ml। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है हम लोग का हार्ट रेट। हार्ट रेट मतलब क्या हो रहा है, एक मिनट के हिसाब से बात कर रहे हैं ना। हार्ट तो बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, लेकिन एक मिनट में कितना बार धड़क रहा है, 72 बार ना। तो वो क्या हो जाता है, हार्ट रेट हो जाता है। तो एक मिनट में हमारे हार्ट जितने बार बीट कर रहे हैं वो हमारे हार्ट रेट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कितना हो गया, 70 ml हो गया, और जो हार्ट रेट है वो कितना हो गया, 72 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, 5040 ml ऑफ ब्लड, यानी अप्रॉक्स 5000 ml बोल सकते हो उसको, यानी 5 लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट का वैल्यू क्या आ गया, कार्डियक आउटपुट कितना निकला, 5 लीटर बोलो या 5000 ml बोलो, 5000 ml। ठीक है, लेकिन याद रखना ड्यूरिंग एक्सरसाइज करने के दौरान हमारे जो कार्डियक आउटपुट है, याद रखना जैसे कि नॉर्मल इंसान में भी ऐसा होता है, नॉर्मल इंसान के अंदर में भी क्या होता है, कार्डियक आउटपुट चेंज होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अगर बात करें किसका, ट्रेंड एथलीट्स का बात कर रहे हैं, तो एथलीट्स में क्या होता है, याद रखना ड्यूरिंग कार्डियक आउटपुट जो है इंक्रीज कितना, 11 लीटर इन ट्रेंड एथलीट्स। इट कैन बी वेरी हाई, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है ना। इतना कार्डियक आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो सकता है, इवन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ता है। मतलब एक्सरसाइज करने के दौरान जो हमारे कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ जाते हैं, वो इसलिए बढ़ जाते हैं कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस समय पे हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाता है, तो हार्ट रेट भी बदल जाएगा, हार्ट रेट भी चेंज होगा, है ना, मतलब हार्ट रेट बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी टिश्यूज का जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो हार्ट रेट भी याद रखना वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब हार्ट रेट अगर बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग लिखे थे कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट था, ये था ना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, 70 डाले थे, एंड हार्ट रेट कितना था, हार्ट रेट नॉर्मल के हिसाब से बात करेंगे तो 72 था, यहाँ पे 72 था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे 72 पुट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करने के दौरान हमारे बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा। हार्ट रेट मतलब अब एक मिनट में जो हार्ट है वो 72 बार नहीं धड़केगा बल्कि उससे ज़्यादा धड़केगा, यानी उससे ज़्यादा बीट करेगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, मतलब एक्सरसाइज के दौरान यहाँ पे हार्ट रेट का वैल्यू 72 पुट नहीं करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 की जगह पर मान लो कितना हो गया, यहाँ पे 100 पुट कर दिया मैंने, 100। तो 100 के हिसाब से देखो कितना हो गया, यानी 70 जो है ये स्ट्रोक वॉल्यूम है, 100 जो ये हार्ट रेट है, और एक मिनट के हिसाब से, और ये आ गया वैल्यू 7000 कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट कितना हो गया, अब 7000 हो गया। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो चेंज होता है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आया, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलो अब हम बात करते हैं हार्ट के वॉल के बारे में।
हार्ट का अगर हम वॉल का बात करेंगे तो हार्ट के वॉल में 3 लेयर्स है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, है ना। इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। अब देखो याद रखना, जो इंडोकार्डियम है सबसे अंदर वाला जो लेयर है, याद रखना ये बना हुआ है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स का, जिन्हें हम इंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। उसके बाद याद रखना, अगर हम बात करेंगे मायोकार्डियम का, तो मायोकार्डियम जो है वो कार्डियक मसल फाइबर का बना हुआ है, जिन्हें हम कार्डियोसाइट्स कहते हैं, और ये सबसे थिकेस्ट लेयर है। तुमसे पूछेगा हार्ट के वॉल में सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सा है, तो हम बोलेंगे मायोकार्डियम। और जो इपिकार्डियम है, इपिकार्डियम जो है वो हम लोग का विसेरल पेरिकार्डियम होता है। विसेरल पेरिकार्डियम हम लोग पढ़े थे ना, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, इनर विसेरल पेरिकार्डियम। तो याद रखना जो इपिकार्डियम होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं विसेरल पेरिकार्डियम, ठीक है, याद रखना। अब कई बार क्या होता है, हमको पता है ना कि हार्ट के चारों तरफ कवरिंग है, हार्ट के चारों तरफ कवरिंग है, पढ़े थे हम लोग डबल वॉल मेम्ब्रेनस सैक है यहाँ पे, जो पेरिकार्डियम कहलाता है। ये पेरिकार्डियम क्या था, ये आउटर पेरिकार्डियम था, इनर पेरिकार्डियम था, है ना। आउटर पेरिकार्डियम मतलब क्या है, पेराइटल पेरिकार्डियम। इनर पेरिकार्डियम मतलब क्या हो गया, विसेरल पेरिकार्डियम। और बीच में क्या था, पेरिकार्डियल कैविटी था। पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड था, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोले थे। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो प्रोडक्शन है अगर वो बहुत बढ़ जाता है, अगर इसका एक्सेस प्रोडक्शन होने लग गया, मान लो उस कैविटी के अंदर में ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है अगर वो ज़्यादा बनने लग जाएगा, तो ये हार्ट रेट को क्या कर सकता है, सप्रेस कर सकता है, ठीक है। अगर हार्ट रेट सप्रेस होगा तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं पेरिकार्डियल टेम्पोनेट्स, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। इसमें क्या हो रहा है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है ना, कुछ ज़्यादा बनने लग जाएगा। नोट पॉइंट याद रखना यहाँ पे, मोस्ट थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल, तो याद रखना मस्कुलर फाइबर यानी कार्डियक मसल फाइबर। हमको पता है, अभी पढ़ाया था तुम लोग को कि सबसे थिकेस्ट लेयर हार्ट के वॉल में कौन सा हम लोग का, मायोकार्डियम है, ठीक है, जिसमें क्या है, कार्डियक मसल फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पे बात किया, देखो लिखा हुआ है कि जो हार्ट का वॉल है, एनसीईआरटी में क्या बोला है, एमोंग बोथ वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकेस्ट वॉल। बोथ वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल का बात करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, और हम किसका बात कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल का बात कर रहे हैं। तो तुमसे पूछेगा कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है उसमें थिकनिंग किसका ज़्यादा है, मोस्ट थिकेस्ट कौन सा होगा, ज़्यादा थिकनिंग किसका है, किसका वॉल ज़्यादा थिकनिंग है, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल ज़्यादा थिकनिंग है या राइट वेंट्रिकल का वॉल ज़्यादा थिकेस्ट है। तो हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल जो है वो ज़्यादा थिकेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो यहाँ से ब्लड निकल करके पूरे बॉडी को जाएगा, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशंस है, यानी जो ब्लड है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशंस में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो ये लंग्स को जाएगा, लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो ये बॉडी को जाएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। सिस्टेमिक सर्कुलेशंस क्या है, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशंस वाला जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जब जो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें वहाँ तक ब्लड को पहुँचाने के लिए, पूरे बॉडी में ब्लड पहुँचाना है, तो क्या होना चाहिए, ब्लड में प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल जितना ज़्यादा थिक रहेगा उतना ज़्यादा से क्या कर सकता है, वो जब वो ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड में प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, इसलिए वो बढ़ा हुआ ब्लड का प्रेशर वो कहीं ना कहीं क्या होगा, पूरे बॉडी तक जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा। और बात में तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल का जो वॉल का थिकनिंग होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल के थिकनिंग से कम होता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल का थिकनिंग राइट वेंट्रिकल के वॉल के थिकनिंग से 3 टाइम्स ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। इससे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसको ब्लड कहाँ पहुँचाना, देखो लिखा हुआ है, इट सप्लाई द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, पूरे बॉडी में भेजना है, इतना दूर दूर तक भेजना है। मसल ज़्यादा रहेगा तब तो फिर क्या होगा, वो ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को क्या करेगा, पूरे बॉडी तक पहुँचाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन मान लो मसल्स का थिकनिंग कम होगा तो ब्लड पंप तो हुआ लेकिन ब्लड में उतना प्रेशर नहीं, पूरे बॉडी तक पहुँच नहीं पाएगा। आ रहा है में, तो डिस्टेंस ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ब्लड को बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा पूरे बॉडी में, तो उसमें एक प्रेशर होना चाहिए, और वो प्रेशर जनरेट करने के लिए यहाँ पे वॉल का थिकनिंग का जरूरत पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो लिखा हुआ है इनर वॉल ऑफ द एट्रिया इज थ्रोन इनटू द मस्कुलर रिजेस। अब बात है यहाँ पे कि जो एट्रिया है यानी जो एट्रियम है, एट्रियम का जो इनर वॉल है, अंदर वाला जो वॉल है, उसमें कुछ मस्कुलर रिजेस है, मस्कुलर मसल्स का उभार है। रिजेस का मतलब उभार होता है बायोलॉजी में। तो यहाँ पे क्या है, मस्कुलर रिजेस है जिन्हें हम मास्कुले पेक्टिनेट बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हार्ट का दिखाया गया, देखो इस तरह से ये एट्रियम है, एट्रियम का देखो इनर वॉल को दिखाया गया है। ये एट्रियम को
कट किया गया है, इसके इनर वॉल को दिखाया गया, देखो एक्सपोज किया गया। इस तरह से तुम देख रहे हो यहाँ पे कि इनर वॉल जो है एट्रिया का वो किस तरह से यहाँ पे क्या है, उभरा हुआ है, प्रोजेक्शन है, यहाँ पे रिजेस है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मस्कुली पेक्टिनेट बोलेंगे। तो मस्कुली पेक्टिनेट क्या होता है, एट्रिया के इनर वॉल में मस्कुलर रिजेस है, यानी जो मसल्स है वो बाहर की तरफ इस तरह से उभरा हुआ है। आ रहा है, मस्कुलर रिजेस है, देखो लिखा हुआ है पेक्टिनेट मसल्स, ठीक है, या मस्कुली पेक्टिनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब चाहे तुमको ध्यान रखना है, अब चाहे एट्रिया हो या वेंट्रिकल हो, दोनों ही के इनर वॉल में क्या है, यहाँ पे याद रखना मस्कुलर रिजेस है ना। इनर वॉल इज नॉट स्मूथ, देखो लिखा हुआ स्मूथ नहीं है, वो ऐसा नहीं कि बहुत एकदम स्मूथली है, ऐसा नहीं है, रिजेस उभार है उसमें, है ना, रफ है। किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे मस्कुलर रिजेस है। समझ में आ रहा है? तो मस्कुलर रिजेस जो है वहाँ हमारे एट्रिया के इनर वॉल में भी है और वेंट्रिकल के इनर वॉल में भी है। तो जो मस्कुलर रिजेस है किसका, एट्रिया के इनर वॉल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुली पेक्टिनेट बोले हैं। उसी तरीके से वेंट्रिकल के इनर वॉल में भी क्या होगा, मस्कुलर रिजेस होगा, ठीक है, मस्कुलर रिजेस होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो वेंट्रिकल के इनर वॉल में मस्कुलर रिजेस होगा, याद रखना वो दो तरह का होगा, दो टाइप का होगा। एक होगा याद रखना हाई मस्कुलर रिजेस, एक होगा हम लोग का लो मस्कुलर रिजेस। लो मस्कुलर रिजेस जो होगा याद रखना, इसको हम बोलते हैं हम लोग क्या, कॉलुमनी कार्नी, और इसको बोलते हैं ट्रैबिकुली कार्नी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो लो मस्कुलर रिजेस है वेंट्रिकल के इनर वॉल में, उसको बोलते हैं कॉलुमनी कार्नी और ट्रैबिकुली कार्नी। और जो हाई मस्कुलर रिजेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेपिलरी मसल्स या मस्कुली पेपिलरीज, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे जो आगे काम आएगा हम लोग का हाई मस्कुलर रिजेस का, यानी पेपिलरी मसल्स का काम आएगा, ठीक है। मतलब पेपिलरी मसल मतलब क्या हो गया, हाई मस्कुलर रिजेस का बात हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वेंट्रिकल का इनर वॉल जो है, देखो लिखा हुआ है इसमें भी क्या है, मस्कुलर रिजेस है। यहाँ पे वेंट्रिकल के इनर वॉल में जो मसल्स है वो थ्रोन बाहर की तरफ इस तरह से आया और इस तरह से क्या बनाया, एक रिजेस बनाया, एक उभार बनाया। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे भी थ्रोन इनटू मस्कुलर रिजेस देखने को मिलेगा वेंट्रिकल के इनर वॉल में। और जो लो मस्कुलर रिजेस है वो हम लोग कॉलुमनी कार्नी और ट्रैबिकुली कार्नी, और जो हाई मस्कुलर रिजेस है उसको हम बोल दिया क्या, पेपिलरी मसल और मस्कुली पेपिलरीज बोले, ठीक है, याद रहेगा। देखो यहाँ पे इस तरह से देखो हाई मस्कुलर रिजेस दिखाया है, देखो लो मस्कुलर रिजेस है, देखो पेपिलरी मसल्स कौन सा है, देखो ये वाला, ये तुम्हारा हाई मस्कुलर रिजेस है पेपिलरी मसल्स, और ये है लो मस्कुलर रिजेस ट्रैबिकुली कार्नी। देखो ये हाई मस्कुलर रिजेस है, ये लो मस्कुलर रिजेस है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हार्ट के वेंट्रिकल के इनर वॉल में कुछ मस्कुलर रिजेस है, ठीक है। चलो आगे बात करें हम। देखो यहाँ पे तुमको दिखाया है इस तरह से पेपिलरी मसल्स, देखो ये वाला हाई मस्कुलर रिजेस, यहाँ पे भी क्या है, हाई मस्कुलर रिजेस, ठीक है। क्लियर हो गया, डायग्राम से भी क्लियर हो गया। चलो आगे बात करें। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो पेपिलरी मसल है, पेपिलरी मसल ये कनेक्टेड है किसके साथ में, एवी वल्व के फ्लैप के साथ कनेक्टेड है। ये जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया है हमको लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ऊपर की तरफ देखो ये क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, राइट एट्रियम होगा, और नीचे की तरफ क्या होगा, राइट वेंट्रिकल होगा। तो किसी भी एक वेंट्रिकल का हम बात कर रहे हैं तो हमको पता है कि जो राइट एवी वल्व है, राइट एवी वल्व का मतलब होता है कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। जो लेफ्ट एवी वल्व है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। तो जो एवी वल्व है, एवी वल्व मतलब क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वल्व और बाइकस्पिड वल्व। तो अगर हम बात करेंगे क्या लेफ्ट एवी वल्व का, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाइकस्पिड वल्व होगा, यानी यहाँ पे माइट्रल वल्व होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये रहा माइट्रल वल्व, ठीक है, माइट्रल वल्व है, यानी माइट्रल वल्व मतलब बाइकस्पिड वल्व। अब होता क्या है यहाँ पे, एक चीज याद रखना कि ये जो हमारे मसल्स है, किसका बात हो रहा है, पेपिलरी मसल्स। देखो ये पेपिलरी मसल्स है, पेपिलरी मसल मतलब क्या हो गया, हाई मस्कुलर रिजेस। ये हाई मस्कुलर रिजेस पेपिलरी मसल जो है, ये तुम्हारे याद रखना एवी वल्व का जो फ्लैप है, एवी वल्व का जो फ्लैप है, यानी यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, तो यहाँ पे एवी वल्व कौन सा हुआ, बाइकस्पिड हुआ, माइट्रल हुआ। तो यहाँ पे हाई मस्कुलर रिजेस पेपिलरी मसल जो है, ये माइट्रल वल्व और क्या बाइकस्पिड वल्व के फ्लैप से देखो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। यानी पेपिलरी मसल और एवी वल्व के जो फ्लैप है, धागे जैसे स्ट्रक्चर के साथ ये कनेक्टेड है। यानी पेपिलरी मसल और फ्लैप ऑफ एवी वल्व को जोड़ता हुआ यहाँ पे एक थ्रेड लाइक टेंडन है, एक थ्रेड लाइक टेंडन है, देख रहे हो वो टेंडन ये रहा, ये थ्रेड लाइक टेंडन जो है इन्हें हम कहते हैं क्या, कॉर्डेड टेंडनी।
ये कॉर्डेड टेंडनी क्या कर रहा है, ये कॉर्डेड टेंडनी जो है पेपिलरी मसल यानी हाई मस्कुलर रिजेस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है किसके साथ, एवी वल्व के फ्लैप के साथ। अगर यहाँ पे हम राइट वेंट्रिकल का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइकस्पिड वल्व के फ्लैप के साथ जुड़ेगा। अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल का बात करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल में मतलब क्या हो गया, माइटल वल्व या जो बाइकस्पिड वल्व के फ्लैप है उसके साथ इस पेपिलरी मसल्स को जोड़ता हुआ यहाँ पे थ्रेड लाइक टेंडन है, डेट इज कॉल्ड एज कॉर्डेड टेंडनी। ठीक है, कॉर्डेड टेंडनी। तो अब ये कॉर्डेड टेंडनी क्या कर रहा है, याद रखना, ये फ्लैप को ऐसे खींच के रखता है ना, पुल करके रखता है इसको, इसके ऊपर एक तनाव बना के रखता है, खिंचाव बना के रखता है, इसको टान के रखता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मसल्स है, ये मसल्स है, क्योंकि मसल्स क्या कर रहा है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेग्स कॉन्ट्रैक्ट लेग्स कॉन्ट्रैक्ट लेग्स कर खींच रहा है आर मसल में। तो ये इस तरह से क्या करता है, हम आगे भी बात करेंगे कि किस तरह से याद रखना है, ये जो टेंडन है, टेंडन जो है कहीं ना कहीं ये फ्लैप को ऐसे टान के रखता है, खींच के रखता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इस पर। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग उसको। तो कॉर्डेड टेंडनी समझ में आ गया, तो ये रहा कॉर्डेड टेंडनी। तो यहाँ पे लिखा हुआ वही पेपिलरी मसल जो है ये कनेक्टेड है किसके साथ, फ्लैप ऑफ एवी वल्व के साथ। ठीक है, जिससे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होगा वो क्या करेगा, वो इन पेपिलरी मसल्स को एवी वल्व के फ्लैप के साथ जोड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं समझ में आई बात। तो हम बोल सकते हैं दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्डेड टेंडनी। ठीक है, आगे बात करें हम लोग। तो कॉर्डेड टेंडनी जो है याद रखना, ये क्या है, एक थ्रेड लाइक टेंडन है जो क्या कर रहा है, एवी वल्व के फ्लैप को किसके साथ जोड़ रहा है, पेपिलरी मसल्स के साथ जोड़ रहा है ना। ये टेंडन की मदद से जो एवी वल्व का फ्लैप है वो किसके साथ जुड़ रहा है, जाके पेपिलरी मसल के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है एवी वल्व के फ्लैप को पेपिलरी मसल्स के साथ। या हम बोल सकते हैं कि जो कॉर्डेड टेंडनी होता है, सीटी मतलब कॉर्डेड टेंडनी जो है, याद रखिए ये स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्शंस है किनके बीच में, पेपिलरी मसल और वल्व लीफलेट के बीच में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या कि जो फंक्शन है कॉर्डेड टेंडनी का, कॉर्डेड टेंडनी का काम क्या है। ठीक है, जिसको लोग टेंडिनस कॉर्ड भी बोलते हैं, कॉर्डेड टेंडनी को हम लोग टेंडिनस कॉर्ड भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान से सुनना, तो ब्लड क्या होगा, ब्लड जो है वो आगे जाएगा बॉडी की तरफ, ब्लड फॉरवर्ड जाएगा ना। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड कहाँ जाता है, या तो हार्ट की तरफ जाएगा या तो बॉडी की तरफ जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं अगर वो राइट वेंट्रिकल का बात हो रहा है तो राइट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करेगा तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स को चला जाएगा, है ना, जिन्हें पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। तो हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। उसी तरह से अगर वो लेफ्ट वेंट्रिकल का बात हो रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी को चला जाता है ब्लड, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हार्ट और बॉडी के बीच का जो सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्डेड टेंडनी का काम क्या होता है। देखो अब बात समझो, कॉर्डेड टेंडनी का काम क्या है। अब ये बात क्यों दिखाया, देखो बात सुनो। ठीक है, वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड कहाँ जा रहा है, एरोटा के थ्रू बॉडी में है, आर बासन में, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये बात यहाँ पे क्यों बताया गया, देखो ध्यान दो। ठीक है, होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होता है, बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, एकदम जस्ट अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उससे पहले जैसे ये मान लो वाल्व है, नहीं जैसे मान लो क्या है, एवी वाल्व है ये, ठीक है, राइट एवी वाल्व और लेफ्ट एवी वाल्व, राइट एवी वाल्व और लेफ्ट एवी वाल्व, याद रखना। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड का बात हो रहा है यहाँ पे। जैसे मान लो ये वाल्व पहले क्या है, इस तरह से देखो ऐसे खुला हुआ है, ठीक है, खुला हुआ है, क्योंकि अब वेंट्रिकल क्या करने वाला है, अब वेंट्रिकल करने वाला है कॉन्ट्रैक्ट। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी वेंट्रिकल का जब सिस्टोल होगा तो ब्लड जब पंप करेगा तो रिवर्ट बैक भी हो सकता है ब्लड, आड़वासन है। तो ये वल्व जो एवी वल्व है इसको तो बंद हो जाना चाहिए ना, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो एवी वल्व है वो बंद हो जाने चाहिए। अगर वो बंद नहीं होगा तो ब्लड जो है वो याद रखना वो बैक फ्लो कर जाएगा, कहाँ से, वेंट्रिकल से वापस एट्रियम की तरफ। तो ये चीज़ को हमको रोकना है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड रुकेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे वल्व होना चाहिए, तो वल्व का एक कंट्रोल होना चाहिए, कब वल्व को बंद होना है, कब वल्व को ओपन होना है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला आता है तो बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट होने ही वाला है, ब्लड को पंप करेगा, है ना, तुरंत क्या हो जाएगा, वल्व याद रखना ये बंद हो जाएगा, राइट एवी वल्व और लेफ्ट एवी वल्व दोनों बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों वल्व बंद नहीं हुआ तो याद रखना जो ब्लड है वो एट्रियस से वापस वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में चला जाएगा, जो कि रिवर्ट बैक हो जाएगा। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, है ना। तो याद ये रखना है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले ये एवी वल्व कुछ इस तरीके से बंद हो जाते हैं। लेकिन बंद होने के टाइम पे
बंद होने के टाइम पे जब ये वेल्व बंद हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये वल्व बंद होते समय ये वापस पीछे की तरफ एट्रियम में खुल जाए। ये जो वल्व बंद हो रहा है, ऐसा होता है ना कई बार, जैसे मान लीजिए ये वल्व है, ये इस तरह से वल्व खुला हुआ है, वेंट्रिकल क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये वल्व ऐसे बंद हो गया। लेकिन ये वल्व बंद होते समय याद रखना ये क्या हो गया, वापस से पीछे के साइड में यानी एट्रियम में से खुल गया। ठीक है ना, ये एट्रियम में खुल गया। ऐसा तब होगा जब कॉर्डिनेट टेंडनी जो है याद रखना वो ठीक से काम नहीं किया। कॉर्डिनेट टेंडनी अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो ये क्या हो सकता है, ये जो वल्व है वो क्या होगा, उल्टा बाहर की तरफ खुल जाएगा, है ना, यानी एट्रियम की तरफ खुल जाएगा। तो ब्लड जो है याद रखना, वो ब्लड जो है वो एट्रियम से वापस वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में चला जाएगा। ब्लड जो है वो वापस कहाँ से, वेंट्रिकल से एट्रियम में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बैकफ्लो हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कॉर्डिनेट टेंडन ये क्या करता है, याद रखना ये कॉर्डिनेट टेंडन जो है ना ये क्या कर रहा है, ये फ्लैप को पीछे की तरफ, मतलब जो फ्लैप है इसको पीछे की तरफ यानी एट्रियम की तरफ ओपन होने से रोक के रखता है। ये वल्व करता है क्या, ये बाहर की तरफ पीछे की तरफ एट्रियम में जो वल्व मान लो ओपन हो रहा है, इस तरह से ये ओपन हो रहा है, इसको क्या करेगा, खींच के रखेगा, इसको बैक कोलैप्स नहीं होने देगा। और बात में तो हम बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो एवी वल्व बंद होंगे, वो एवी वल्व बंद होते समय ऐसा नहीं है कि वो वल्व वापस पीछे की तरफ एट्रियम में बैक कोलैप्स कर जाए, है ना, पीछे की तरफ खुल जाए। इसको प्रिवेंट कौन कर रहा है, इसको कौन रोक के रख रहा है, ये कॉर्डिनेट टेंडन खींच के रखेगा इसको। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एट द टाइम ऑफ द क्लोजर ऑफ द एवी वल्व, याद रखना कि यहाँ पे क्या है, एवी वल्व बैक टू ओपन इन एट्रिया। ऐसा नहीं हो जाए कि ये बंद होते समय ये वापस पीछे की तरफ एट्रियम में खुल जाए, है ना, नहीं तो फिर ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ। तो ये चीज़ याद रखना है। क्लियर? तो व्हेन द फ्लैप ओपन, जब ये फ्लैप खुला हुआ है इस तरह से, जब ये फ्लैप खुला हुआ है इस तरह से, ध्यान रखना, तो याद रखना ये जो कॉर्डिनेट टेंडन रहता है वो कैसा रहता है, लूज रहता है। लूज का मतलब क्या आता है, ढीला है। जब ये खुला हुआ है तो ये कॉर्डिनेट टेंडन ऐसे लूज है। जस्ट इमेजिन कर लो कि ये मान लो क्या होता है, ये मान लो फ्लैप है, ये मान लो इस तरह से फ्लैप है, और यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह से क्या, यहाँ पे इस तरह से कॉर्डिनेट टेंडन लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ कॉर्डिनेट टेंडन। ठीक है, ये जब फ्लैप खुला हुआ है, जब ये फ्लैप खुला हुआ है, मान लो ये जस्ट हम समझ लो ये खुला हुआ बना है इस तरह से, ये तो क्या हो जाएगा, ये खुला हुआ है तो क्या होगा, ये धागा जो है ऐसे लूज रहेगा, ढीला रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे, ये जब ऐसे खुला हुआ है तो धागा से लूज रहेगा, लेकिन जब ये बंद होगा ना, ऐसे बंद होगा तो धागा को खींच रहा है ना, तो जो थ्रेड है कॉर्डिनेट टेंडन है वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे, क्या बोलना चाह रहे हैं जी, ये इस तरह से क्या होगा, ये मान लो फ्लैप है, जब ये खुला हुआ है, जब ये बंद होगा देखो ये पुल कर खींच रहा है ना, ये खींच रहा है, तो ये समझ में आ रहा, तो ये कॉर्डिनेट टेंडन खींचेगा, ऐसे खींचेगा। लेकिन जब कॉर्डिनेट टाइट हो जाएगा तो अब ये फ्लैप उसको और नहीं खींच सकता है, ये टाइट हो गया तो और नहीं खींच सकता, और ये पीछे जाना चाह रहा है नहीं ना, लेकिन अब ये पीछे जा नहीं पाएगा क्योंकि कॉर्डिनेट टेंडन क्या हो गया, टाइट हो गया। तो कॉर्डिनेट टेंडन जब टाइट होगा तो क्या होगा, अब ये फ्लैप को पीछे जाने नहीं देगा, बैक एट्रियम की तरफ खुलने नहीं देगा, उसको खींच के रखेगा। और बात समझ में, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लड बैक टू दो, याद रखना यहाँ पे, हाँ मैंने लिखा व्हेन फ्लैप ओपन है, तो याद रखिए कॉर्डिनेट टेंडन जो ये लूज है, ढीला है। बट जब ये फ्लैप क्या होता है, क्लोज होता है, तो जब फ्लैप क्या होगा, क्लोज होगा, तो ये फ्लैप क्या होगा, ये पुल करके रखेगा। देखो लिखा हुआ है जब ये फ्लैप क्लोज होगा, जब फ्लैप जब बंद होगा, तो ये याद रखना ये फ्लैप क्या करेगा, ये पुल करेगा, किसको, कॉर्डिनेट टेंडन को टानेगा, और ये खींच के कॉर्डिनेट टेंडन को कहाँ पे लेकर जाना चाहेगा, ये चाहेगा क्या, क्योंकि ये चाहेगा पीछे की तरफ खुलना, और ये फ्लैप को, ये कॉर्डिनेट टेंडन फ्लैप को खींचेगा। लेकिन ये कॉर्डिनेट टेंडन जब टाइट हो जाएगा, अब दोबारा मतलब उसके आगे और खींच नहीं सकता है। देखो लिखा हुआ है कॉर्डिनेट टेंडन क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो वल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया, वल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो जब फ्लैप ओपन है, जब फ्लैप खुला हुआ है, तो कॉर्डिनेट टेंडन जो है याद रखना वो लूज रहता है। लेकिन जब फ्लैप बंद होता है ना, तो वो कॉर्डिनेट टेंडन को खींचता है। लेकिन कॉर्डिनेट टेंडन कितना खिंचाएगा, जितना उसका लिमिटेशंस है, उसके बाद तो खींचेगा नहीं, खींच नहीं पाएगा उसको। तो जब उसके बाद वो खींच नहीं पाएगा फ्लैप जो है कॉर्डिनेट टेंडन को, तो कॉर्डिनेट टेंडन क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। जब कॉर्डिनेट टेंडन टाइट हो जाएगा तो अब ये फ्लैप को खींच के रखेगा, जो उसको वापस पीछे की तरफ एट्रियम में खुलने से रोकेगा। और बात समझ में, तो उस समय हम बोल देंगे वल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया। समझ में आया? तो कॉर्डिनेट टेंडनी टाइट है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो लिखा हुआ है कॉर्डिनेट टेंडनी जो है अगर टाइट है तो वल्व कैन नॉट पुल मोर, यानी अब वल्व जो है वो कॉर्डिनेट टेंडनी को और नहीं खींच सकता है। क्लियर? बात समझ में आया? चलो तो देखो इस तरह से देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉर्डिनेट टेंडन जो है वो पुल करता है, फ्लैप को खींच के रखता है, उसके ऊपर एक
तनाव खिंचाव बना के रखता है, इस तरह से ध्यान रखना है ना। एंड प्रिवेंट द फ्लैप टू ओपन टुवर्ड्स द बैक साइड, और ये फ्लैप को पीछे की तरफ, वापस पीछे की तरफ खुलने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये कॉर्डेट टेंडनी काम है। तो कॉर्डेट टेंडनी जो है, याद रखना, ये जो कॉर्डेट टेंडनी है ये क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है। कॉर्डेट टेंडनी क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है क्या, फ्लैप को क्या, अपोजिट यानी उल्टा, बाहर की तरफ नहीं जाने दिया। कहीं ना कहीं तुम देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉर्डेट टेंडनी जो है वो कहीं ना कहीं क्या किया, इवर्जन नहीं होने दिया। इवर्जन का मतलब क्या होता है, यानी अगर हम बोलते हैं इवर्जन का मतलब, अगर ये फ्लैप वापस पीछे की तरफ एट्री में खुल जाता तो हम बोलते हैं इवर्जन हो गया। तो कहीं ना कहीं देखो लिखा हुआ है, जो कॉर्डेट टेंडनी है ये फ्लैप को उल्टा बाहर की तरफ जाने नहीं दिया, यानी पीछे की तरफ बैक खुलने नहीं दिया एट्रियम की तरफ। समझ में आ रहा है, यानी इवर्जन नहीं होने दिया, पीछे नहीं जाने दिया, यानी इवर्जन को क्या कर रहा है, इवर्जन को ये रोक रहा है। कौन, कॉर्डेट टेंडनी। आर भाषा में तो कॉर्डेट टेंडनी क्या कर रहा है, प्रिवेंट द फ्लैप ऑफ वल्व, एवी वल्व अपोजिट एंड टुवर्ड्स द आउटसाइड, यानी कॉर्डेट टेंडनी जो है ये फ्लैप को उल्टा बाहर की तरफ जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, यानी उन्हें इवर्जन नहीं होने दे रहा है, इवर्जन को ये रोक रहा है ना, इवर्जन को रोक रहा है। तो कॉर्डेट टेंडनी क्या कर रहा है, प्रिवेंट द इवर्जन। चलो याद रखना, ये समझ आया। अगर यहाँ एक क्वेश्चन आया यहाँ पे, इफ द राइट साइड ऑफ द कॉर्डेट टेंडनी, अगर मान लो राइट साइड का कॉर्डेट टेंडनी अगर डैमेज हुआ तो क्या होगा। तो राइट साइड का जो ट्राइकस्पिड वल्व है वो क्या हो सकता है, उसका इवर्जन हो सकता है, वो इवर्ट कर सकता है। अगर राइट साइड का जो कॉर्डेट टेंडनी, देखो ना लिखा हुआ है, राइट साइड का अगर मान लो क्या हुआ, कॉर्डेट टेंडनी डैमेज हुआ, तो राइट साइड का जो हम लोग का वल्व है, ट्राइकस्पिड वल्व, ये क्या हो जाएगा, इवर्ट कर जाएगा ना। इवर्ट कर जाएगा मतलब कॉर्डेट टेंडनी तो खराब हो गया ना, डैमेज हो गया। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से वापस कहाँ पे जाने का चांस है, एट्रियम की तरफ जाने का चांस है। क्यों जाने का चांस है, क्योंकि राइट एट्रियम को जाने का चांस क्यों बढ़ जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वल्व के साथ कनेक्टेड कॉर्डेट टेंडनी है वो तो डैमेज हो गया ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ये फ्लैप को इवर्ट होने से रोक नहीं पा रहा है, यानी फ्लैप अब क्या होगा, जो एवी वल्व के फ्लैप है, ट्राइकस्पिड वल्व है, वो अब क्या होगा, वापस पीछे की तरफ एट्रियम में क्या कर जाएगा, वो इवर्ट कर जाएगा, पीछे की तरफ खुल जाएगा। आर बस में तो कहीं ना कहीं जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ चला जाएगा वापस। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं ट्राइकस्पिड वल्व जो है राइट साइड का क्या हो सकता है, इवर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और कारण हो सकता है, ये तो पॉसिबल है ही है, ये तो होगा, क्योंकि अगर मान लो राइट साइड का कॉर्डेट टेंडनी खराब होगा तो राइट एवी वल्व जो है वो इवर्ट कर जाएगा, पीछे की तरफ बैक फ्लो मतलब खुल जाएगा, ओपन कर जाएगा, और ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ चला जाएगा। ये पॉसिबल है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, याद रखना, जो बैक फ्लो है वो तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ देखना ब्लड फ्लो इन द पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी ट्रंक क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कैसे, सोचो, अगर मान लो जब राइट साइड का जो कॉर्डेट टेंडनी में क्या हुआ, डैमेज हुआ, तो राइट साइड का कॉर्डेट टेंडनी डैमेज हुआ तो राइट साइड का जो राइट एवी वल्व है, ट्राइकस्पिड वल्व, ठीक है, जब वो बंद होगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे, तो वो बंद होते समय क्या होगा, पीछे की तरफ वापस एट्रियम में खुल जाएगा, है ना। ठीक से मतलब ये बंद, ये एक्चुअली क्या होना चाहिए, बंद होना हुआ, लेकिन बंद होते समय क्या होगा, ये ऐसे इवर्ट हो गया, वापस पीछे की तरफ एट्रियम में खुल रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड वेंट्रिकल से यानी राइट वेंट्रिकल से वापस कहाँ चला गया, राइट एट्रियम में चला गया। तो हमको पता है जब राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। आया बात में। तो अब ये ब्लड तो रिवर्ट बैक हो गया, बैक फ्लो हो गया ब्लड का ना राइट एट्रियम में, तो कहीं ना कहीं पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, क्योंकि ब्लड जब पंप किया तो एवी वल्व में जो राइट एवी वल्व था वो तो बंद होना चाहिए था, लेकिन जो कि यहाँ पे एवी वल्व का बात कर, राइट एवी वल्व तो वल्व सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब वो तो इवर्ट कर जाना है क्योंकि कॉर्डेट टेंडनी डैमेज हो गया। तो कहीं ना कहीं राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब राइट एट्रियम की तरफ चला जाएगा तो कहीं ना कहीं पल्मोनरी आर्टरी में यानी पल्मोनरी ट्रंक में जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो ब्लड का देखो लिखा फ्लो इन द पल्मोनरी ट्रंक क्या हो जाएगा, विल बी स्लो, है ना। क्लियर बात समझ में है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, ये थ्रेड लाइक कॉर्डेट टेंडनी, दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द फ्लैप ऑफ एवी वल्व बैक इनटू द एट्रियम ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारे
वेंट्रिकल्स, यानी हम राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल किसी का भी बात कर सकते हैं, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो उस टाइम पे ये एवी बल्ब बंद हो जाने चाहिए। अगर ये एवी बल्ब ठीक से बंद नहीं हुआ, मान लो अगर ये एवी बल्ब बंद हुआ, लेकिन बंद होते होते जब ये बंद हुआ तो ये क्या हो गया, ये वापस पीछे की तरफ एट्रियम में इसका बैक कोलैप्सिंग हो गया, तो क्या होगा, तो उस टाइम पे जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में चला जाएगा, एट्रियम की तरफ चला जाएगा, और फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये प्रॉब्लम तभी होगा जब कॉर्ड टेंडनी में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वल्व जो है वो बैक कोलैप्सिंग कर रहा है, तो कॉर्डेट टेंडनी क्या कर रहा है, ये कनेक्ट करता है ओनली द हाई मस्कुलर रीजन इज कॉल्ड द पेपिलरी मसल। और एक चीज याद रखना है, जो कॉर्डेट टेंडनी जो है, याद रखना ये सिर्फ हाई मस्कुलर रीजन्स के साथ कनेक्टेड है, लो मस्कुलर रीजन्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो कॉर्डेट टेंडनी जो है याद रखना कनेक्टेड है ओनली द हाई मस्कुलर रीजन्स, यानी पेपिलरी मसल्स के साथ कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना। क्लियर है बात समझ में आया? देखो साफ साफ दिखाया है, देखो ये लो मस्कुलर रीजन्स है, ये हाई मस्कुलर रीजन्स है, यानी हाई मस्कुलर रीजन्स मतलब क्या हो गया, पेपिलरी मसल्स। ठीक है, तो जो कॉर्डेट टेंडनी है वो हाई मस्कुलर रीजन्स यानी पेपिलरी मसल्स के साथ कनेक्टेड है। देखो लो मस्कुलर रीजन्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखाया कॉर्डेट टेंडनी का। ठीक है, आठ बात समझ में। और ये दिखाया तुमको फ्लैप ऑफ एवी बल्ब। ठीक है, ये अगर राइट का बात करें तो राइट हो गया, इधर का बात करें तो लेफ्ट एवी बल्ब हो गया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हार्ट के वल्व के बारे में। देखो हार्ट में अगर वल्व का बात करेंगे तो यहाँ पे हमको याद रखना है, पहले हम बात करते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व मतलब एवी वल्व, अभी तो हम बात किए थे ना एवी वल्व। एवी वल्व का मतलब क्या है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वल्व है उसको बोलते हैं हम लोग एवी वल्व। ठीक है, एवी वल्व बोलते हैं। एवी वल्व का मतलब क्या हो गया, देखो अगर हम बात करेंगे राइट एवी वल्व, राइट एवी वल्व का मतलब जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व है, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है वो कैसा है हम लोग का, वो हम लोग का बाइकस्पिड और माइट्रल वल्व है। इसका मतलब यहाँ पे याद रखना है एवी वल्व का बात हो रहा है, चाहे वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का बात हो, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का बात हो। अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है तो उसके बीच में जो एवी वल्व है वो हम लोग का कैसा वल्व है, ट्राइकस्पिड वल्व है। अगर हम लोग का लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का बात हो रहा है तो वो भी एवी वल्व है, वो कैसा एवी वल्व है, वो हम लोग का बाइकस्पिड और माइट्रल वल्व है। ठीक है, ये जैसे में आए तो देखो लिखा हुआ है एट्रोवेंट्रिकुलर वल्व यानी एवी वल्व। ठीक है, ये हो गया हम लोग का राइट एवी वल्व, एक हो गया हम लोग का लेफ्ट एवी वल्व, मतलब जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है एवी वल्व, वो कौन सा हम लोग का है, वो ट्राइकस्पिड वल्व है। ठीक है, तो लोकेटेड क्या हो गया, लोकेटेड इन बिटवीन द राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट एवी वल्व का बात करते हैं तो ये बाइकस्पिड वल्व है। ठीक है, बाइकस्पिड वल्व मतलब क्या हो गया, माइट्रल वल्व हो गया, है ना, माइट्रल वल्व, माइट्रल यहाँ पर माइट्रल वल्व है। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे याद रखना जो एट्रोवेंट्रिकुलर वल्व है ये कहाँ पे हम लोग का, एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में, ये तो मैंने बता दिया अभी। ठीक है ना, सेमिलूनर वल्व, एक और कैटेगरी सेमिलूनर वल्व। सेमिलूनर वल्व को बोलते हैं एसेल वल्व। ठीक है, सेमिलूनर वल्व, इसका जो शेप होता है किसका, सेमिलूनर वल्व का, इसका शेप हाफ मून, आधे चांद का जो शेप होता है वैसे ही शेप किसका होता है हम लोग का, सेमिलूनर वल्व का होता है। ठीक है, तो हाफ मून शेप जो है वो कैसा है हम लोग का, सेमिलूनर वल्व का है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात हो रहा है कि जो सेमिलूनर वल्व है, याद रखना ये क्या हम लोग का पल्मोनरी सेमिलूनर वल्व है हम लोग का, और हम लोग का ऑर्टिक सेमिलूनर वल्व। ठीक है, पल्मोनरी सेमिलूनर वल्व और ऑर्टिक सेमिलूनर वल्व। ठीक है, कहाँ पे है याद रखना, अभी हम बात करेंगे तो पल्मोनरी सेमिलूनर वल्व जो याद रखना ये लोकेटेड है एट द ओरिजिन और द बेस ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक। मतलब याद रखना पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से निकल रहा है, जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है, पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है, जो आगे जाके डिवाइड करता है राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। तो राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी ट्रंक निकलता है उस पल्मोनरी ट्रंक के बेस में, उस पल्मोनरी ट्रंक के बेस पे या ओरिजिन पे, वहीं पे क्या है, एक वल्व लगा हुआ है। जैसे होता है ना राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है और ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा ना, तो उस समय ये ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी ट्रंक में ही जाता है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, वो कैसे जाता है, ये वल्व खुलता है, कौन सा हम लोग का, पल्मोनरी सेमिलूनर वल्व। तो याद रखना पल्मोनरी सेमिलूनर वल्व के खुलते ही राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है, और फिर वो चला जाता है राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और फिर वो
राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में। आ रहा बात समझ में? तो पल्मोनरी सेमिलर वल्व जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये पल्मोनरी ट्रंक के बेस में प्रेजेंट है। पल्मोनरी ट्रंक के बेस में बोलिए ओरिजिन पे ही, जस्ट जहाँ से शुरू हो रहा है ना, राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, उसके ओपनिंग पे ही, ओरिजिन पे ही क्या लगा हुआ है, वहाँ पे बेस पे ही क्या लगा हुआ है, वहाँ पे पल्मोनरी सेमिलर वल्व लगा हुआ है। ठीक है, तो बोल सकते हैं इट इज द एंट्रेंस ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक, जहाँ से एंट्रेंस है ना बस वहीं पे है ये वल्व। ठीक है, ऑर्टिक सेमिलर वल्व, ऑर्टिक सेमिलर वल्व मतलब क्या है? ये एरोटा के जो एरोटा है ना, एरोटा है ना, वहाँ उसका जो एरोटा का बेस है, जैसे मान लो ये क्या है हम लोग का, ये एरोटा है मान लो, ये चेम्बर। ठीक है, ये जो बेस है ना यहीं पे ऐसे वल्व लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्या लगा हुआ है? वल्व लगा हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं लोकेटेड एट द बेस ऑफ द एरोटा, एरोटा के बेस पे लगा हुआ है कौन सा हम लोग का वल्व, जिसका नाम है ऑर्टिक सेमिलर वल्व। अब याद रखना, चाहे ऑर्टिक सेमिलर वल्व हो या पल्मोनरी सेमिलर वल्व हो, दोनों का दोनों कैसा है हम लोग का? सेमी लूनर वल्व है। ठीक है, याद रखना, दोनों का शेप कैसा है? हाफ मून का शेप है। देखो एनसीईआरटी में लिखा है पल्मोनरी वल्व जो है ये लोकेटेड है एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक, मतलब हार्ट के राइट वेंट्रिकल में जहाँ से पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है, वहीं पे जहाँ से निकल रहा है ना राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है, जस्ट वहीं पे एंट्रेंस पे ही क्या लगा हुआ है? वहाँ पे वल्व है जिसका नाम है पल्मोनरी सेमी लूनर वल्व, जो कि हाफ मून शेप का है। ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ वेयर द पल्मोनरी ट्रंक इज इमर्जिंग फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, और ये जो पल्मोनरी ट्रंक होता है ये फर्दर डिवाइड होता है इसका राइट पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? राइट वेंट्रिकल से होता है, अभी हम देखें। एंड ऑर्टिक वल्व जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? याद रखना, बेस ऑफ द एरोटा पे है। ऑर्टिक वल्व जो है वो याद रखना बेस ऑफ द एरोटा में। एरोटा कहाँ से निकल रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये रहा राइट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से देखो लिख रहा है हार्ट के राइट वेंट्रिकल में जहाँ से देखो पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है, वहीं पे देखो एंट्रेंस पे क्या लगा हुआ है? ये वल्व लगा हुआ है। देखो ये वल्व है, ये वल्व है। देखो इसको क्या दिखाया है? दिखाया ये पल्मोनरी ट्रंक है और ट्रंक के बेस में क्या है? यहाँ पे पल्मोनरी सेमिलुनर वल्व है, पल्मोनरी सेमिलुनर वल्व है। ठीक है, और देखो ये रहा ट्राइकस्पिड वल्व, किसके बीच में? देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ पे देखो ये रहा बाइकस्पिड वल्व, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये दोनों कैसा हो गया? एवी वल्व हो गया। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रहा है। और ये रहा देखो, ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में ये रहा एरोटा, एरोटा के बेस में क्या है? कौन सा वल्व है? ऑर्टिक सेमिलुनर वल्व है। एरोटा कहाँ से निकल रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। एरोटा जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है तो तुरंत क्या है? वहीं पे उसके एंट्रेंस पे क्या है? एरोटा जब मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप किया है ना, तो ब्लड कहाँ पे जाएगा? एरोटा में जाएगा। कैसे जाएगा? यहाँ पे एरोटा के एंट्रेंस पे क्या लगा हुआ है? एक वल्व है, ऑर्टिक सेमिलर वल्व। ये वल्व खुला, जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे चला गया? एरोटा में चला गया। एरोटा से फिर वो पूरे बॉडी को जाएगा। ठीक है, इस तरह समझ में आ गया? ये क्लियर है। और ये तो देखो दिख रहा है, ये सुपीरियर वेना कावा है ना, ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुपीरियर वेना कावा। और देखो ये नीचे रहा इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, जो पूरे बॉडी का अपर रीजन से लोअर रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में लाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चलो आगे बात करें अब हम। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे बाइकस्पिड वल्व में याद रखना, ये यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जो बाइकस्पिड वल्व होता है, बाइकस्पिड वल्व में याद रखना 2 कस्प होता है, यानी 2 सेगमेंट होता है। ठीक है, बट इन याद रखना ट्राइकस्पिड वल्व में कितना होता है? 3 कस्प होता है, 3 सेगमेंट्स होता है। ये जो 2 कस्प है और 3 कस्प है, याद रखना ये किस में है? ट्राइकस्पिड में। और जो सेमिलुनर वल्व है, सेमिलुनर वल्व ये भी कैसा होता है? ये भी याद रखना ट्राइकस्पिड ही होता है। हालांकि जो सेमिलुनर वल्व है ये हाफ मून शेप का है ना, आधे चांद का जो शेप होता है वैसे ही शेप का है, लेकिन ये भी कैसा होता है? ट्राइकस्पिड ही होता है। याद रखना दे हैव देख लिखा हुआ देखो 3 कस्प में, इसके पास भी क्या होता है? 3 कस्प होता है। ठीक है, यानी 3 सेगमेंट है यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे साफ साफ दिखा है, ये डायग्राम देखो, ये 1 कस्प है, ये 2 है, ये 3 है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते ये कस्प है क्या? ये कस्प प्रेजेंट है, ये क्या है? देखो ये दिखा है बाइकस्पिड वल्व में, याद रखना 2 कस्प होगा। यहाँ पे ये 3 दिखाया गया, ये याद रखना ये ट्राइकस्पिड का दिखाया और सेमिलुनर वल्व का दिखाया है, क्योंकि सेमिलुनर वल्व भी कहीं ना कहीं क्या है? इसमें भी 3 कस्प है। ठीक है, याद रहेगा। चलो देखो ये खुल रहा है, इस तरह से वल्व खुला, ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी याद रखना है, याद रखना यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि नोट में ऑल द हार्ड वल्व, जितने भी हार्ड वल्व है ये कैसे होता है? ट्राइकस्पिड होते हैं, एक्सेप्ट बाइकस्पिड और माइट्रल वल्व। ठीक है, जितने भी हार्ड वल्व है वो कैसे है? ट्राइकस्पिड ही है। सेमिलुनर वल्व तो ट्राइकस्पिड ही है।
है ना। और ट्राइकस्पिड वल्व यानी जो राइट एवी वल्व है वो भी ट्राइकस्पिड है, यानी यहाँ पे भी 3 कस्प है। लेकिन यहाँ पे याद रखना एक्सेप्ट कौन, बाइकस्पिड, जिसको लोग माइट्रल वल्व भी बोलते हैं। ये इसमें कितने हैं, इसमें 2 सेगमेंट है, ये 2 कस्प है, ये 3 कस्प नहीं है। देखो अभी हम लोग वल्व के बारे में बात की, हम लोग क्या क्या वल्व पढ़े, हम लोग पढ़े यहाँ पे राइट एवी वल्व पढ़े, लेफ्ट एवी वल्व पढ़े, यानी ट्राइकस्पिड वल्व पढ़े, बाइकस्पिड वल्व पढ़े, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, इसके बाद हम लोग यहाँ पे पल्मोनरी सेलुलर वल्व पढ़े, ऑर्टिक सेलुलर वल्व पढ़े, ये सब वल्व पढ़े। लेकिन ये तो वल्व है ही है, लेकिन इसके अलावा याद रखना जो हमारे इंफीरियर वेना कावा है, यानी पोस्ट केवल वेन, जो क्या कर रहा है, जो बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हार्ट के राइट एट्रियम में ला रहा है। तो जहाँ पे ये हार्ट के राइट एट्रियम में ओपन हो रहा, खुल रहा है ब्लड को डालने के लिए, वहीं उसी ओपनिंग पे, वो ओपनिंग इज गार्डेड बाय ए वल्व, उसी ओपनिंग पे क्या लगा हुआ है, एक वल्व लगा हुआ है जिसका नाम है स्टॉचियन वल्व। तो स्टॉचियन वल्व कहाँ पे लगा हुआ है, स्टॉचियन वल्व पोस्ट केवल वेन यानी इंफीरियर वेना कावा में है, ठीक है। उसी तरह से थीवेसियन वल्व है। थीवेसियन वल्व का मतलब होता है कि भाई मालूम है कि भाई हार्ट के जो मसल्स है, हार्ट के कार्डियक मसल्स है भाई, इनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ये न्यूट्रिशन ऑक्सीजन लेंगे, इनमें भी तो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा, है ना, CO2 प्रोड्यूस होगा। तो हार्ट के मसल से CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उनको वापस से कलेक्ट करके हार्ट के राइट एट्रियम में भी तो पहुंचाना पड़ेगा, है ना। तो हार्ट मसल्स का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस कहाँ पे लाना है, हार्ट के राइट एट्रियम में लाना है ना। तो जब ये वल्व कौन, जो वल्व किसका बात हो रहा है, थीवेसियन वल्व का बात करें, जो कि कोरोनरी वेन में है। तो कोरोनरी साइनस यानी जो कोरोनरी वेन है, याद रखना वो हार्ट मसल्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट के राइट एट्रियम में ला रहा है, और जो खुल रहा है राइट एट्रियम में, वहीं पे ओपनिंग पे क्या लगा हुआ है, वहीं उसी ओपनिंग पे लगा हुआ है वहां पे क्या, थीवेसियन वल्व, जो कहाँ पे, कोरोनरी साइनस यानी कोरोनरी वेन में है। तो हमको पता है थीवेसियन वल्व जो है, याद रखना ये कोरोनरी साइनस और कोरोनरी वेन के ओपनिंग पे, मतलब जहाँ पे ये ओपन हो रहा है राइट एट्रियम में, हार्ट का मसल्स का जो डीऑक्सीजन ब्लड लेकर के आ रहा है और राइट एट्रियम में ओपन हो रहा है, ठीक है, उस ओपनिंग को वहाँ पे गार्ड किया गया है एक वल्व लगा करके, वो वल्व है यहाँ पे थीवेसियन वल्व। तो आप लोगों को याद रखना है थीवेसियन वल्व कहाँ पे है, थीवेसियन वल्व कोरोनरी वेन में है। जो क्या कर रहा है, ये कोरोनरी वेन का काम क्या है, हार्ट के मसल्स का, हार्ट मसल फाइबर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ पे ला रहा है, हार्ट के राइट एट्रियम में लाता है, ठीक है। वल्व का काम क्या होता है, वल्व जो है याद रखना है ये हमेशा ब्लड के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, बाई डायरेक्शन कभी अलाउ नहीं करता है। यानी वल्व जो होता है याद रखना है ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो। जैसे कि अगर बात की ना, जैसे मान लो कि राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप किया, इस तरह से ब्लड पंप किया, तो जब ब्लड पंप करेगा तो ब्लड जो है याद रखना वो कैसे होगा, वो ब्लड जैसे राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप किया ना, तो ये क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। तो पल्मोनरी ट्रंक के बेस में कौन होगा, पल्मोनरी ट्रंक के इंटरेस्ट में कौन होगा, पल्मोनरी सेलुलर वल्व। तो ये वल्व के खुलते ही ब्लड जो वो पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा। लेकिन ये वल्व कभी भी इस तरह से नहीं है, ऐसे नहीं कि ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में गया वापस क्या हो गया, फिर वल्व के खुलने के बाद फिर वापस से राइट वेंट्रिकल में आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वल्व हमेशा क्या कर रहा है, वन वे डायरेक्शन दे रहा है, एक ही तरीके से, एक ही डायरेक्शन में, एक ही वे में क्या कर रहा है, ब्लड के फ्लो को अलाउ करता है, कभी भी बाई डायरेक्शन अलाउ नहीं करता है, याद रखना। तो हम बोल सकते हैं वल्व जो है ये अलाउ करता है फ्लो ऑफ ब्लड को ओनली वन डायरेक्शन, है ना, एंड प्रिवेंट करता है ब्लड को बैक फ्लो होने से, याद रखना। अब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। देखो होता क्या है यहाँ पे ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चेम्बर। ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर है, 4 चेम्बर है, ठीक है। हमको पता है कि बॉडी के लोअर पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेकर के आता है, इंफीरियर वेना कावा। कहाँ पे लेके आता है, हार्ट के राइट एट्रियम में। तो बॉडी के लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हार्ट के राइट एट्रियम में है। उसी तरह से सुपीरियर वेना कावा जो है वो बॉडी के अपर रीजन से, अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ पे आया, हार्ट के राइट एट्रियम में आया। अब ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आना है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वल्व है, एवी वल्व है। एवी वल्व मतलब क्या है, राइट एवी वल्व है। राइट एवी वल्व मतलब क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वल्व। ट्राइकस्पिड वल्व खुलेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से निकल रहा क्या, पल्मोनरी ट्रंक, जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा और ये ब्लड वापस 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आएगा, वापस हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा। यानी इन ब्लड का, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ
उसको वापस लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन लेके आ रहा है। अब ये जो पल्मोनरी वेन है इसका नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं 4 है, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये कहाँ पे आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वल्व है उसको बोलते हैं क्या? लेफ्ट एवी वल्व, यानी बाइकस्पिड माइट्रल वल्व खुला। लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस वक्त, इससे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया जाएगा एरोटा के थ्रू। यानी एरोटा क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स को भेज देगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई दे देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने से पहले जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में एंट्री करेगा और 2 बार हार्ट से एग्जिट करेगा ब्लड। पहले हम बात करते हैं एंट्री का, ठीक है। मतलब एंट्री कब होता है? यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पहले बात करेंगे तो पहले क्या होता है? पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है 2 बार एंट्री है ना, 2 बार एग्जिट है। पहले हम क्या बात करते हैं? 2 बार एंट्री बात करते हैं। फर्स्ट क्या होता है? पहले एंट्री कब होता है हार्ट में? पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? हार्ट में आता है। हार्ट में भी कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है, और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। आठ बात में ये क्या हो गया? फर्स्ट एंट्री हुआ, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हुआ। अभी क्या है? 2 बार एंट्री है, 2 बार हार्ट में एंटर करेगा, 2 बार हार्ट से एग्जिट होगा। तो एक बार जो एंट्री हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एंट्री हुआ। अब क्या होगा? अब किसका एंट्री होगा? अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एंट्री होगा। क्यों? लंग्स में जो ब्लड प्यूरिफाई हुआ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। यानी क्या हो गया? ये क्या हो गया? डीऑक्सीजन ब्लड का एक बार एंट्री लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में एंट्री एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये 2 एंट्री हुआ। अब 2 एग्जिट भी होना है। 2 एग्जिट मतलब क्या होगा? हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा। यानी हार्ट से ब्लड बाहर कब जाता है? राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू एक बार एग्जिट, फर्स्ट एग्जिट डीऑक्सीजन ब्लड का राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, है ना। ये फर्स्ट क्या हुआ? एग्जिट हुआ। और एक बार एग्जिट कब करेगा? एरोटा के थ्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एरोटा के थ्रू क्या होगा? पूरे बॉडी को जाएगा, ठीक है। तो 2 एंट्री और 2 एग्जिट हो गया। इसी को तो बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। 2 एंट्री 2 एग्जिट। 2 एंट्री मतलब डीऑक्सीजन ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। 2 एंट्री 2 एग्जिट मतलब राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू डीऑक्सीजन ब्लड गया प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना, ये एग्जिट हुआ। एंड एक एग्जिट यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? पूरे बॉडी को एरोटा के थ्रू। तो एक बार डीऑक्सीजन ब्लड का राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, एक बार ऑक्सीजन ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स को। ये 2 एग्जिट हो गया। तो इस तरह से तुम देखोगे तो हार्ट में क्या हो रहा है? 2 बार एंट्री हो रहा है और 2 बार हार्ट से एग्जिट हो रहा है ना, बॉडी में ऑक्सीजनेट ब्लड जाने से पहले। इसी चीज को बोलते हैं डबल सर्कुलेशंस। तो डबल सर्कुलेशंस का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है हार्ट और बॉडी के बीच का जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हम बोलते हैं क्या? ग्रेटर सर्किट। क्योंकि हार्ट और बॉडी के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेटर सर्किट। और याद रखना, हार्ट और लंग्स के बीच का जो सर्कुलेशन उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशंस। और पल्मोनरी सर्कुलेशंस को हम बोलते हैं क्या? लेसर सर्किट। क्योंकि हार्ट और लंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेसर सर्किट बोलते हैं। तो लेसर सर्किट जो है वो किसके बीच में है? ये लंग्स और हार्ट के बीच में है, क्योंकि लंग्स और हार्ट पास पास में है, हार्ट और बॉडी दूर दूर में है। आ रहा बात समझ में? तो तुम देखो यहाँ पे, चाहे यहाँ पे इस सर्किट का बात करें, ये वाला सर्किट को आप अगर देखो तो इस सर्किट में क्या हो रहा है? इस सर्किट में पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जो है वो हार्ट में जा रहा है। तो डीऑक्सीजन ब्लड बॉडी से हार्ट में गया तो बॉडी से हार्ट के बीच का सर्कुलेशन हो गया। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड
हार्ट से बॉडी को गया तो कहीं ना कहीं हार्ट और बॉडी के बीच का सर्कुलेशन, तो बात तो सेम ही हो रहा है ना, हार्ट और बॉडी के बीच का सर्कुलेशन या बॉडी और हार्ट के बीच का सर्कुलेशन। कहने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का सिस्टमिक सर्कुलेशन और ग्रेटर सर्किट। ठीक है, अगर आप ये वाला सर्किट देखो, ये वाला, ये सर्किट में क्या हो रहा है, ये सर्किट में दिखाया गया है कि हार्ट से देखो दिखाया गया है डीऑक्सिजन ब्लड। देखो हार्ट से मतलब हार्ट के राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सिजन ब्लड कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन के लिए पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में जा रहा है। ठीक है, आड़बासन में, यानी यहाँ पे हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन हो गया। तो हार्ट से डीऑक्सिजन ब्लड लंग्स में जा रहा है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ रहा है। तो हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन, ठीक है ना, हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन या लंग्स और हार्ट के बीच का सर्कुलेशन, तो बात तो सेम ही है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब समझ में आया कि अगर लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन है या हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और बॉडी और हार्ट के बीच का सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, क्लियर बात। तो हम लोग यहाँ पे क्या कवर कर लिए, हम लोग डबल सर्कुलेशन पढ़ लिए, हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ लिए। चलो अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। देखो तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। एक होते हैं आर्टरी, दूसरे होते हैं वेन और तीसरा होता है कैपिलरी। आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। हमको पता है आर्टरी वो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाए टिश्यू की तरफ, है ना, ऐसे वेसल्स को हम लोग बोलते हैं आर्टरी। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी आर्टरी होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। सारे के सारे आर्टरी जो होते हैं, याद रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी आर्टरी होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों होता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकल रहा है, राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, और राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आर्टरी होता है, देखो लिखा हुआ है, ये हार्ट से ब्लड को कैरी कर रहा है और ये टिश्यू की तरफ लेकर के जा रहा है ना, ये टिश्यू को ब्लड डिलीवर करने जा रहा है। उसमें जो भी ऑक्सीजन है, जो भी न्यूट्रिएंट है ना, कहीं ना कहीं वो ब्लड के थ्रू ही उन टिश्यू तक पहुंच रहा है। ठीक है, दे कंटेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। हम लोग बात कर चुके हैं, दे कंटेन कर रहा है कैसा, ऑक्सीजन ब्लड। हमको पता है आर्टरी में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड रहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है, याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, देयर स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड एज आर्टरियोल, और आर्टरी जो है वो फर्दर ब्रांचिंग करता है, फर्दर ब्रेक होकर क्या बनाता है, आर्टेरियोल्स बनाता है। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े हुए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आर्टरी का, तो याद रखना जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, क्योंकि आर्टरी के पीछे क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। आर्टरी में जो ब्लड है इस वक्त वो कैसा ब्लड है, याद रखना, वो ब्लड एक प्रेशर वाला ब्लड है। मतलब आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर वो हार्ट के पंप के कारण है, क्योंकि आर्टरी के पीछे में क्या है, कहीं ना कहीं एरोटा है, एरोटा के बाद आर्टरी बनता है, और एरोटा में जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं उसमें जो प्रेशर है वो हार्ट के पंपिंग के कारण प्रेशर है। हार्ट जो पंप किया, जब प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो एरोटा में आया और फिर वो आर्टरी में पहुंच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टरी में जो ब्लड है ना, आर्टरी में इस वक्त जो ब्लड है उसमें प्रेशर है, और वो प्रेशर किस कारण से है, वो प्रेशर हार्ट के पंप के कारण है। ठीक है, आड़भाषण में तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरी में वो प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, यानी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो एक प्रेशर के साथ फ्लो करेगा। इसीलिए याद रखना, आर्टरी में कोई वल्व नहीं होता है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करेगा तो ब्लड के बैक फ्लो होने का चांस नहीं रहेगा, ब्लड रिवर्ट बैक नहीं होगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए आर्टरी में वल्व नहीं होता है, क्योंकि वल्व वहीं पे होता है जहां पे बैक फ्लो होने का चांस होता है। जैसे वेन में जो ब्लड है वो धीरे धीरे फ्लो करेगा, प्रेशर के साथ फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पीछे कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है। तो वेन में जो ब्लड है वो उसमें उतना प्रेशर नहीं है, तो हो सकता है वो ब्लड जो है फ्लो करते करते बैक फ्लो हो जाए, रिवर्ट बैक हो जाए। तो इसीलिए वहां पे रिवर्ट बैक होने से ब्लड को बचाने के लिए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे वल्व लगाया गया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो है वो हाई प्रेशर है ना, उसमें प्रेशर है, एंड प्रेशर इन द आर्टरी ब्लड इज ड्यू टू द हार्ट। और ब्लड का जो मतलब आर्टरी में जो ब्लड है, आर्टरी ब्लड का जो आर्टरी के अंदर में जो ब्लड है उसमें जो प्रेशर है वो किस कारण से है, इसी हार्ट के प्रेशर के कारण है। ठीक है, याद रखना। तो आर्टरी ब्लड का जो प्रेशर इज ड्यू टू द हार्ट, क्योंकि हार्ट पंप करके वो ब्लड को भेज रहा है आर्टरी में कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो आर्टरी ल्यूमेन इज नैरो। और दूसरा बात याद रखना कि आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है, आर्टरी का ल्यूमेन, ठीक है, जैसे मान लो आर्टरी मैंने दिखाया, आर्टरी का जो ल्यूमेन है ना वो देखो नैरो होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया था, देखो आर्टरी का ल्यूमेन नैरो है और वेन का ल्यूमेन जो है वो वाइड है ना, देखो ये वाइड है, ये उसका ल्यूमेन नैरो है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है, ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि आर्टरी का ल्यूमेन अगर वो नैरो है, इसका मतलब जरूर यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया क्या है, थिक है। अगर वॉल में ट्यूनिका मीडिया थिक होगा, जैसे मान लो अगर ये हमको टीएस सेक्शन, अगर हम आर्टरी का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, ठीक है, कट करके देखेंगे तो फाइनली कैसा दिखेगा आर्टरी का। अगर हम टीएस सेक्शन देखेंगे, अगर मान लो हम वॉल थिक बनाए, ट्यूनिका मीडिया थिक बना दिया, तो देखो ल्यूमेन क्या हो गया, कम हो गया। अगर मान लो वॉल को हम क्या बनाए, थीन बनाया, वॉल देखो थीन बनाया, तो देखो ल्यूमेन वाइड हो गया। देखो ल्यूमेन वाइड, यहाँ पे ल्यूमेन क्या है, कम है। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो नैरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया वाला जो लेयर्स है वॉल के अंदर में, वो याद रखना थिक होता है। और बताया भी ना, आर्टरी में जो वल्व है वो एब्सेंट है, क्यों है बता चुके हैं, ठीक है। और ट्यूनिका मीडिया यहाँ पे याद रखना वो थिन इन द वेन। और अगर वेन का बात करेंगे तो वेन में ट्यूनिका मीडिया कैसा है, थीन है, इसलिए वेन का ल्यूमेन क्या होगा, वाइड होगा, ठीक है। तो ब्लड का जो फ्लो होगा वेन में, याद रखना उसमें कोई प्रेशर नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, याद रखना, क्योंकि वेन के पीछे में कोई पंपिंग डिवाइस नहीं है, हार्ट वगैरह नहीं है। तो कहीं ना कहीं वेन में जो ब्लड रहा है, मतलब वेन के अंदर में जो ब्लड है उसमें उतना प्रेशर नहीं है, आर बात में, यानी वेन में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उतना प्रेशर के साथ फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए चांस है कि ऐसे ब्लड बैक फ्लो हो जाए, है ना, रिवर्ट बैक कर जाए। इसलिए वेन में नेचर ने क्या बनाया है, वेन में नेचर ने बनाया एक वल्व दिया है यहाँ पे, तो चांस ऑफ बैक फ्लो, यहाँ पे बैक फ्लो होने का चांस है, इसलिए ब्लड के बैक फ्लो होने का चांस है, इसलिए वेन में क्या प्रेजेंट है, वल्व प्रेजेंट है। तो वल्व याद रखना आर्टरी में नहीं होता है और वल्व जो है वो वेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, वेन का, तो देखो वेन में क्या लिखा है, वेन में साफ साफ लिख दिया यहाँ पे, दे कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हम बताया था तुम लोग को कि वेन वो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के आए, है ना। हम बताए आर्टरी में क्या बताते हैं, आर्टरी में बताते हैं आर्टरी एक ऐसा वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाए, वो आर्टरी था। लेकिन वेन क्या था, वेन वो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के आए। देखो जैसे सुपीरियर वेना कावा बॉडी का जो अपर पार्ट से, वहां से डीऑक्सीजन ब्लड लेकर के हार्ट की तरफ ला रहा है, ब्लड को देखो हार्ट की तरफ ला रहा है, और बात समझना। इन्फीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कहाँ पे, हार्ट की तरफ ला रहा है। तो जो वेसल्स ब्लड को हार्ट की तरफ लाएगा वो वेसल्स क्या है, वेन है। जो वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएगा वो आर्टरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं दे कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। दे कंटेन कर डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, ये कैसा कंटेन कर रहा है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन कर रहा है, क्योंकि वो पता है वेन में कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो रहता है। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, पल्मोनरी वेन जो है याद रखना वो लंग्स से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के, इसीलिए पल्मोनरी वेन क्या होगा, इसमें कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये ध्यान रखना कि जितने भी वेन होते हैं उसमें कैसे होंगे, डीऑक्सीज ब्लड होंगे, लेकिन पल्मोनरी वेन में कैसे ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और इसके स्मॉलर ब्रांच से, यानी वेन फर्दर जब ब्रांचिंग करता है तो इसके फर्दर स्मॉलर ब्रांच से क्या बनता है, वेन्यूल फॉर्म होता है, याद रखना। वेन आर ऑल्सो द 3 लेयर, अब वेन में भी क्या होगा, 3 लेयर होगा, क्या होगा, ट्यूनिका मीडिया, है ना, एज कम्पेयर टू थिन। यहाँ पे भी क्या होगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना होगा, ट्यूनिका मीडिया होगा, ट्यूनिका इंटीमा होगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्यूनिका मीडिया होगा वेन में वो कैसा होगा, वो आर्टरी के ट्यूनिका मीडिया से थिन होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ बात कर रहा है क्या, कैपिलरीज का। वेन हो गया हम लोग का, कैपिलरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा कैपिलरी का मतलब क्या है, देखो कैपिलरी समझते हैं। इन टिश्यू में क्या होता है, जो आर्टरियोल है वही डिवाइड करता है और बना देता है क्या, और वो बना देता है इस तरह से कैपिलरी। एरोटा डिवाइड करता है तो बनता है क्या, आर्टरी। आर्टरी के फर्दर डिवीजन से बनता है आर्टेरियोल। आर्टेरियोल जो है वो याद रखना वो डिवाइड करके बना देता है क्या, कैपिलरी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टेरियोल डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइड करता है, और इसमें क्या है, थीन वॉल है, थीन वॉल, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा है, आर्टेरियल जो डिवाइड हो रहा है किसमें, थीन वॉल्ड एंड सिंगल लेयर वेसल्स में, थीन वॉल्ड एंड सिंगल लेयर वेसल्स में, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम कैपिलरी बोल रहे हैं। यानी आर्टेरियल जो डिवाइड करके कैपिलरी बनाता है उसमें कैपिलरी का जो वॉल होता है वो क्या होता है, एकदम थिन होता है, थिन लेयर रहता है, याद रखना। और यहाँ पे सिंगल लेयर है, यहाँ पे क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है ना, जिससे हम क्या बोलते हैं, जिससे हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स, यानी एंडोथेलियम। कैपिलरी के वॉल क्या है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर, देखो लिखा हुआ है सिंगल लेयर है ना। यहाँ पे क्या है, एंडोथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि जो आर्टेरियोल है वही क्या होता है, फर्दर डिवाइड करके बनाता है कैपिलरीज। और कैपिलरी के जो वॉल होते हैं वो एकदम थिन होते हैं, पतले होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, वहाँ वॉल थिन क्यों है, वहाँ पे सिंगल लेयर है ना, ये सिंगल लेयर वेसल्स है,
ठीक है, दे आर कॉल्ड एज कैपिलरी बोले इसको हम, दे यूनाइट इनटू द वेन्यूल, और हमको पता है कैपिलरी यूनाइट करके क्या बनाता है, वेन्यूल बनाता है।